मेरा मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है। हमारा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि मैंने जो पैसे कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए बचा के रखे थे, उसने वो पैसे अपने मेकअप और अपनी शॉपिंग पे खर्च कर दिया। ये सुनने के बाद मुझे काफी गुस्सा आता है। मैं उससे कहता हूँ काफी सारे लोग अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पैसे देने के लिए हमने जो घर पिछले साल खरीदा था उसे बेचना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मेरी बीवी गुस्से में कहती है हम वो नहीं बेच सकते। मैं उससे कहता हूँ वो घर मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा था, तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। पर तभी मेरी बीवी मुझे बताती है मैंने वो घर मेरे छोटे भाई को दे दिया। उसके बाद वो अपना पर्स उठाती है और गुस्से में मुझसे कहती है तुम मेरे सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे काफी गुस्सा आता है और उससे वो पर्स मैं छीनने लगता हूँ। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उससे वो पर्स छीन लेता हूँ और उस पर्स को चेक करने लगता हूँ क्योंकि उस घर के डॉक्यूमेंट्स उसके पर्स में थे। पर जैसे ही मैं पर्स चेक करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरी बीवी मुझे बताती है मैंने तुमसे कहा तो मैंने वो घर अपने भाई को दे दिया है, हम उस घर में उसकी शादी करेंगे, तुम वैसे भी मुझे पैसे नहीं देने वाले थे। ये सुनने के बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उससे कहता हूँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ये सुनते ही मेरी बीवी हैरान हो जाती है। वो कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। मैं सोफे से उठता हूँ और कहता हूँ मुझसे अब और नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं सच में तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका था। और ये कहकर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ। मैं रास्ते में चलते चलते काफी सोच विचार में था। मैं इतनी गहरी सोच में था कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब रोड के बीच में आ चुका हूँ। मैं रोड पर चल ही रहा होता हूँ तभी एक कार मुझे आकर ठोकर मार देती है। मेरा फोन उस टक्कर की वजह से मेरे हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मुझे कुछ चीजें दिखाई देती हैं। एक आवाज मुझे सुनाई देती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी सब कुछ शुरू होता है। और जैसे ही आवाज बंद होती है मुझे एक लाइट दिखाई देती है और अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। मैं तुरंत घबराया हुआ उठता हूँ। मेरे मन में एक ही सवाल था मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरा ध्यान अपनी आसपास की चीजों पर जाता है। मैं एग्जाम रूम में बैठा हुआ था। मुझे याद आता है ये एग्जाम तो मैंने कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले दिया था। मेरा ध्यान मेरे टीचर की तरफ जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो हुआ करते थे। मैं अपने क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ जिसमें डेट पड़ी होती है और ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैं कसकर अपने पैर पर पंच करता हूँ और मुझे दर्द महसूस हो रहा था। ये पहली बार था जब दर्द होने पर भी मुझे खुशी होती है। मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि इस मोमेंट पर मुझे पता चल चुका था मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। अब मैं अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तुरंत घड़ी की तरफ देखता हूँ। एग्जाम खत्म होने में 45 मिनट बचे थे क्योंकि अब मैं समय में पीछे आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। मैं तुरंत अपना पेपर लिखना शुरू कर देता हूँ। ये एग्जाम इंग्लिश का होता है। मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से तो नहीं आती। पिछली बार मेरे एग्जाम खराब जाने की वजह से मैं एक बेकार के कॉलेज में चला गया था। मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखने लगता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज है, इसीलिए मैं याद करने की कोशिश करने लगता हूँ कि सही आंसर्स कौन से हैं। मैं अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर डालता हूँ और धीरे धीरे करके मुझे सारे आंसर सही याद आने लगते हैं। मैं हर एक आंसर को सही लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने मन में सोचे जा रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे सारे आंसर याद आ गए। शायद से भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं तुरंत अपना एग्जाम लिखना शुरू कर देता हूँ बिना किसी देरी के। टीचर सारे लोगों पर ध्यान दे रहे होते हैं ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। मेरा पेपर कुछ देर में हो जाता है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ इस बार मैंने पूरा पेपर सही करा है, अब मुझे उस बेकार के कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। पूरा पेपर करने के बाद मैं बैठकर आराम करने लगता हूँ। तभी एग्जाम की जो बेल होती है वो बज जाती है, यानी एग्जाम खत्म हो चुका है। मैं तुरंत एग्जाम रूम से बाहर आता हूँ और हॉल में चलते हुए सोच रहा होता हूँ इस बार मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। मैं गया जो कि पिछली जिंदगी में मेरी बीवी थी, मैं इस बार उसे अपनी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगा। मेरा नाम है शुयान और मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, मानो जैसे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जब मैं स्कूल से निकलकर आगे जा रहा होता हूँ तभी पीछे से कोई मुझे आवाज देता है अरे ओए शुयान मेरे लिए तो रुको। मैं तुरंत पलट कर देखता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा एक पुराना दोस्त मेरी तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो कह रहा होता है शुयान आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं करा। मैं अपने उस दोस्त को देखकर खुश हो जाता हूँ। अरे मेरे भाई वे तुम कहाँ रह गए थे। वे मेरे पास आता और मेरे कंधे पर हाथ रखता और कहता है अरे यार मैं बस तुझसे कुछ ही दिन नहीं मिला था और तू मुझे भूल गया क्या, एग्जाम ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं उससे मुस्कुराते हुए कहता हूँ अरे नहीं यार सब ठीक गया, चलो चलते हैं। वे मेरा स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड है और जरा इसको अभी देखो तो ये कितना जवान लग रहा है। इस बेचारे को पता भी नहीं कि आगे चलकर इसका पेट बाहर आ जाएगा और इसकी किस्मत इसको कितना परेशान करने वाली है। वे शुयान से पूछता है तो तेरा टेस्ट कैसा गया। मैं उसे बताता हूँ वो काफी ज्यादा अच्छा गया, मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी टॉप कॉलेज में जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेरा दोस्त वे कहता है क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम और टॉप कॉलेज, ठीक है अगर तुम टॉप कॉलेज में चले गए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ ठीक है फिर तो तैयार हो जाओ मेरे गुलाम बनने के लिए। ये सुनने के बाद वे हैरान हो जाता है और वो कहता है यार तुम तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। उसके बाद वे मेरे पास भागते हुए आता है और मुझसे कहता है चल आजा दूसरे स्कूल के भी चक्कर लगा लेते हैं। मैं उससे कहता हूँ पर क्यों। वे कहता है क्यों से तेरा क्या मतलब है, मंगियाओं को देखने और क्या, तुम हर टेस्ट देने के बाद उसे देखने नहीं जाते थे उसके स्कूल में, क्या तुम ये भी भूल चुके हो। मैंगियाओ का नाम सुनकर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और मैं कहता हूँ नहीं मुझे उसे देखने नहीं जाना। और ये कहने के बाद मैं जल्दी जल्दी आगे जाने लगता हूँ। वे पीछे से आते हुए कह रहा होता है हे इतनी तेज भी मत भागो। वो मुझे रोक कर कहता है यार मैंगियाओ तो तेरी 3 सालों की क्रश है, तुम हर सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आते थे, वो भी 3 सालों तक लगातार, तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। ये सुनने के बाद मैं वे से कहता हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर सकूँ। ये सुनने के बाद वे कहता है शुयान आज तुम काफी अजीब लग रहे हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है। मैं उससे कहता हूँ
हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा वियर्ड बन चुका हूँ। तभी मुझे किसी और पर्सन की आवाज आती है। मैं तुरंत उधर पलट कर देखता हूँ। तब मैं देखता हूँ मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम खड़ी होती हैं। वो मुझे अपने पास बुलाती हैं। मैं वैसे कहता हूँ, आज के लिए बहुत हो गया भाई, चल कल रात नेट कैफे में मिलते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर मैं वहां से जाने लगता हूँ। वे पीछे से कह रहा होता है, यार ये बातों को कितनी जल्दी बदलता है। मैं अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए चला जाता हूँ। मेरे मॉम एंड डैड दोनों मुझे लेने के लिए आए होते हैं। मैं उनके साथ कार में बैठ जाता हूँ। मेरी मॉम मुझसे टेस्ट के बारे में पूछती हैं। ये सुनने के बाद मेरे डैड जो कि कार को ड्राइव कर रहे होते हैं वो कहते हैं, हमने एग्री करा था कि हम उससे इस बारे में नहीं पूछेंगे, तुम उस पर प्रेशर मत डालो। मेरी मॉम ये सुनने के बाद कहती हैं, मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है, ना कि आपके बिजनेस की। मैं आराम से कार में बैठा होता हूँ और मैं अपने मॉम डैड से कहता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, मैंने काफी अच्छा करा है। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं उनसे कहता हूँ, मेरे नंबर एवरेज से ज्यादा आएंगे, मेरे नंबर्स के साथ मैं टॉप यूनिवर्सिटी में भी जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेरे डैड खुश हो जाते हैं और वो खुशी में कहते हैं, चलो चलते हैं, इसी बात पर कुछ खा कर आते हैं। मेरे बेटे, आज रात मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। मेरी मॉम भी काफी खुश होती है और वो कहती है, मुझे पहले से पता था मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा समझदार है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सारी बेवकूफी करी थी, इसीलिए आप दोनों को बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ी थी। मैं दोबारा वो सब गलतियां नहीं करूंगा। बाहर खाना खाने के बाद हम अपने घर पर वापस आ जाते हैं। मैं टॉवल से अपना चेहरा पोंछ रहा होता हूँ। मैं मिरर में खुद को देखने लगता हूँ। अपने मन में सोचता हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बॉडी वापस से पहले जैसी हो गई है। मैं मिरर में खुद को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं वॉशरूम की लाइट्स को टर्न ऑफ करता हूँ और अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मैं क्या हो, तुम इतनी भी कुछ खास नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि उसने मुझे कभी मना नहीं करा था, इसीलिए मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद करती थी। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो बस मुझे बेवकूफ बना रही थी, मैं बस उसका बैकअप प्लान था। मैं अपने कमरे में जाकर एक चेयर पर बैठ जाता हूँ और अपने फोन को चेक करने लगता हूँ। मैं देखता हूँ मैंने मैंगियो का नाम बेबी करके सेव कर रखा था, जो कि मुझे अब काफी ज्यादा क्रिंज लगता है। मैं तुरंत सेव इट कॉन्टेक्ट्स में जाकर वो नाम हटा देता हूँ। तभी मुझे मैंगियो का मैसेज आता है, जो कि उस मैसेज में कह रही होती है, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं अपने मन में सोचता हूँ, फाइनली इस महारानी को रियलाइज हो गया कि मैंने इसका पीछा करना बंद कर दिया है। मैं मैंगियो का जवाब देते हुए कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। हम मैंगियो को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठी होती है और वो ये मैसेज देखकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तुम कैसे बेवकूफ हो, अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करने वाले हो तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। ये कहकर मैंगियो अपना फोन रख देती है। मैं तुरंत उसका ये मैसेज देखता हूँ और रिप्लाई में कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं भी अपना फोन रख देता हूँ और जाकर विंडोज की तरफ खड़ा हो जाता हूँ। मैं अपने आप से कह रहा होता हूँ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ मेरा पहला स्टेप है। इन दिनों सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। काश मुझे लॉटरी के नंबर्स याद आ जाए। ई कॉमर्स भी काफी बढ़िया चीज है। मैं यूट्यूबर बनकर वीडियोस भी बना सकता हूँ और लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, पर वो सब अभी से करना काफी जल्दी हो जाएगा। अभी 2040 चल रहा है। ओह, मुझे याद आया, एक स्टॉक काफी ज्यादा फटा था 2014 से लेकर 2015 तक। हाँ, मुझे सही चीज याद आई, स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक्स 2000 पॉइंट से बढ़कर 5000 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। अगर कोई गधा भी वो स्टॉक्स खरीद लेता है तो वो बहुत अमीर बन जाएगा। पर स्टॉक को खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। मुझे किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करना होगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ मेरी मॉम हॉल में सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही होती हैं। मैं तुरंत उनके पास जाता हूँ और जमीन पर बैठ जाता हूँ और उन्हें मस्का लगाते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी और अच्छी मदर, मेरी बात सुनिए, क्या मैं आपसे किसी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ? मेरी मॉम कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? और ये कहते हुए मैं कुछ आंसू भी बहा देता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 500 दूंगी, जाओ और उन पैसों को मेरे पर्स से निकाल लो। ये सुनने के बाद मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, मॉम, अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ तो मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ और सारे लोग मुझे पैसे देंगे और मुझे ग्रेजुएशन पार्टी में भी काफी सारे पैसे मिलेंगे गिफ्ट में। क्या मैं वो सारे पैसे खुद यूज कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद मेरी मॉम थोड़ा गुस्सा होती है और वो कहती है, तुम शैतान बच्चे, तुम्हारे एग्जाम अभी अभी खत्म हुए और अभी से तुम्हारी नजर पैसों पर पड़ गई है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, अगर तुम टॉप यूनिवर्सिटी में जा पाए तो वो सारा पैसा तुम्हारा है। मेरी मॉम से ये सारी बातें करने के बाद मैं अपने बेड पर जाकर सो जाता हूँ और डायरेक्ट सुबह ही मेरी आंखें खुलती हैं। मैं तुरंत उठता हूँ और अपने रूम से बाहर आ जाता हूँ। मैं फ्रिज में से कुछ एग्स लेता हूँ और किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता हूँ। मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद से ही बना रहा था। ये करते हुए मुझे मेरी मॉम देख लेती है। वो मेरे डैड को बुलाते हुए कहती हैं, जरा यहाँ आइए, देखिए तो जरा हमारा बेटा क्या कर रहा है। मेरे डैड आते हैं और वो मुझे किचन में देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, ये तो ब्रेकफास्ट बना रहा है। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, मैं क्या शादी के बाद कभी भी किचन में नहीं आई थी। मैंने बहुत कोशिश करी थी उसे कुकिंग सिखाने की, वो बस मुझसे गुस्से में कहती थी, अगर तुम घर पे हो तो मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? अगर मैंने तुमसे शादी करी है तो मैं खाना क्यों बनाऊं? मैं अपने मन में कहता हूँ, क्या पागल औरत थी वो। मैं अपने हाथों से बनाया हुआ खाना टेस्ट करता हूँ और वो काफी अच्छा बना होता है। मैं टेबल पर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। मेरी मॉम डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरे डैड से कहती हैं, क्या ये हमारे बेटे का कोई डुप्लीकेट तो नहीं है? मैं उन लोगों से कहता हूँ, जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करिए वरना आप लोगों को काम के लिए देर हो जाएगी। मेरे डैड को मेरे हाथों का खाना काफी अच्छा लगता है और वो कहते हैं, सुयन, ये सब तुमने काफी मजेदार बनाया, आखिर तुमने कुकिंग करना कब सीखा? मैं अपने फोन को हाथ में उठाता हूँ और कहता हूँ, मैंने खाना बनाना फोन पर देखकर सीखा है। मैं अपने मन में कहता हूँ,
अभी तक मैंने बस एक बार ही ब्रेकफास्ट बनाया है और ये लोग इतना ज्यादा खुश हो गए। मैं पहले कितना बेकार बेटा हुआ करता था। मैं बाहर वालों की सेवाएं करता था और अपनी फैमिली को बेकार ट्रीट करता था। तभी मेरी मॉम मुझसे पूछती है, शुयन छुट्टियों के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। तभी सीन शिफ्ट होता है मैंगियाओ पर। वो अपना फोन उठाती है और शुयन के साथ अपनी चैट्स देखती है। शुयन ने अभी तक उसको कोई भी मैसेज नहीं किया होता। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शुयन को हुआ क्या है। वो शुयन को मैसेज करते हुए कहती है, आखिर चल क्या रहा है, क्या तुम आज भी मुझसे मिलने नहीं आने वाले हो। अगर तुम आज नहीं आए तो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंगियाओ काफी ज्यादा गुस्सा होती है। सीन वापस से शुयन के ऊपर शिफ्ट होता है। शुयन अपना फोन चला रहा होता है और वो कहता है, मैं इस बार अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है, ठीक है मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा जहाँ पर मैं तुमसे हमेशा मिलता हूँ। सीन वापस से मैंगियाओ के ऊपर शिफ्ट होता है। वो घर पर लेटी टीवी देख रही होती है। फिर वो अपना फोन उठाती है और अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है, पता नहीं शुयन के साथ क्या हुआ है। पहले वो मुझे हर दिन गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट भेजा करता था, पर कल से तो उसने मेरा रिप्लाई भी नहीं किया है। वो मुझे नखरे दिखा रहा है। मैंगियाओ की दोस्त कहती है, उसे इग्नोर करो और फिर वो भागता भागता खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हें इग्नोर करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला तो वो तुम्हें और ज्यादा स्पॉइल करेगा। मैंगियाओ कहती है, इन ट्रिक्स का यूज करके वो मेरी अटेंशन लेना चाहता है। मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूँ उसके इस छोटे से गेम में फंसने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता हमारे एमसी और उसके दोस्त वे के ऊपर। वे काफी हैरानी में कहता है, आखिर तुझे आज हुआ क्या है, तुम पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर रहे हो। मैं उससे कहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है हम पढ़ाई क्यों करते हैं। वे जवाब में कहता है, हम पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए करते हैं ताकि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। मैं वे से कहता हूँ, तुम एक अच्छे कॉलेज क्यों जाना चाहते हो। वे कहता है, ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके। मैं उससे कहता हूँ, तुम्हें जॉब क्यों करनी है। वे थोड़ा हैरान होता और कहता है, ताकि हम पैसे कमा सके। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ, अब तुम आए हो ना काम की बात पे, पैसा कमाना ही मैटर करता है। ये सुनने के बाद वे हैरान हो जाता है। मैं आगे चलते हुए उससे कह रहा होता हूँ, अगर तुम अभी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ लेते तो जब कॉलेजेस की छुट्टियां चालू होंगी तब तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। मैं एक शॉप पर रुकता हूँ और उनसे कहता हूँ, प्लीज हमारे लिए 2 लेमनेड्स लेकर आइए। वो शॉपकीपर कहती है, आपकी 2 ड्रिंक्स के हुए $16। ये सुनने के बाद मैं वे से कहता हूँ, चल बे वे पैसे निकाल, आज मेरी ड्रिंक के पैसे तुम दोगे। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें $30 की स्टारबक्स की कॉफी पिलाऊंगा। वे बेचारे को घंटा को समझ नहीं आता। वो ड्रिंक्स के पैसे दे देता है। ये लोग आगे चलकर एक जगह पर बैठकर अपनी ड्रिंक्स पीने लगते हैं। अरे शुयन, मैं तुझे कुछ बताना चाह रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा है कि अगर मैं टॉप कॉलेज में चला जाता हूँ तो वो मुझे अच्छे खासे पैसे देंगे। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, पर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जाने वाले, उम्मीद छोड़ दो। वे कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं टॉप कॉलेज में नहीं जाने वाला। मैं उससे कहता हूँ, असल में मुझे कल रात सपना आया था कि बहुत मुश्किल से ही तुम सेकंड ईयर पर पहुंचे हो और मैंने अपने सपने में तुम्हारी बीवी को भी देखा और ये भी देखा कि वो तुम पर चीट कर देती है। ये सुनने के बाद वे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, अबे तेरी तो तू क्या बात कर रहा है, तू अब अपने दोस्त को श्राप देगा। ये सुनने के बाद मैं हंसता हूँ और कहता हूँ, अरे ठीक है यार, कोई ना होता है, चलो उस जगह पर भी चलते हैं। मैं अपने हाथ को पॉइंट आउट करता हूँ एक मीट म्यूजिक पब की तरफ। वे कहता है, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ, ठीक है अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। उसके बाद मैं उस शॉप में आ जाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, हाय क्या आप समर वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय टेबल को क्लीन करते हुए कहती है, हमारे बॉस अभी पीछे वाले रूम में, आप थोड़ा इंतजार करिए। ये कहकर वो एम्प्लॉय बॉस को बुलाने चली जाती है। तभी मेरे पीछे से कोई बोलता और कहता है, हे हैंडसम जरा इधर देखो। मैं जब उधर पलट कर देखता हूँ तो वो एक लड़की होती है जो कि काफी सुंदर दिख रही होती है। वो मुझसे कहती है, क्या तुम जॉब ढूंढ रहे हो। मैं उस लड़की से कहता हूँ, हाँ मैं इस समर के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को फिनिश करा है, इसीलिए अब मैं फ्री हूँ। वो लड़की सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई स्किल्स है। मैं उससे कहता हूँ, हाँ मेरी स्किल्स काफी ज्यादा है। ये सुनकर वो लड़की हंसती है और मुझसे कहती है, ठीक है मैं अब तुमसे मजाक करना बंद करती हूँ, तुम खड़े क्यों हो, तुम भी बैठ जाओ। मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। वो लड़की कहती है, हमारी शिफ्ट 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है, सैलरी 2800 से ज्यादा होगी और अगर तुम कोई भी छुट्टी नहीं करते हो तो 150 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये ऑफर कैसा है। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में सोचने लग जाता हूँ, इस हिसाब से मुझे हर दिन 6 घंटे काम करना पड़ेगा। ये जॉब बाकी की जॉब से इजी है और सैलरी भी काफी ज्यादा है। मैं बिना देर करे उस लड़की से कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं काम कब से शुरू कर सकता हूँ। वो लड़की मुझसे कहती है, तुम आज से ही काम स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान होता हूँ और उस लड़की से कहता हूँ, क्या मैं कल से नहीं शुरू कर सकता। असल में मुझे पहले अपनी फैमिली से बात करनी होगी। वो लड़की कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं उस लड़की को अपना नाम बताता हूँ और उससे कहता हूँ, आपका नाम क्या है बॉस लेडी। वो कहती है, मेरा नाम पे यूवी है। मैं उस शॉप से निकलते हुए कहता हूँ, तो मैं आपसे कल मिलता हूँ मिस यूवी। जब हमारा एमसी यहाँ से जा रहा था तब वो लड़की यानी यूवी अपने मन में कह रही होती है, एक्चुअली हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, पर इस जैसे लड़के का यहाँ होना काफी मजेदार होगा। मैं तुरंत अपने दोस्त वे के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ, मुझे नौकरी मिल गई, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वे ये सुनने के बाद काफी हैरान होता है और वो कहता है, तूने क्या कहा, क्या जॉब पाना इतना ईजी होता है। मैं उससे कहता हूँ,
और क्या, तुमने मौका गवा दिया। जो वहाँ की ओनर है वो काफी ज्यादा हॉट है, वो काफी ज्यादा सुंदर है और उसकी आवाज काफी प्यारी है। उसके बाल बहुत लंबे हैं और वो खुद भी काफी लंबी है। ये सुनने के बाद वी कहता है, अरे यार मुझे भी उससे मिलवाओ। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, हाँ हाँ सपने मत देखो, खुद से जाओ अगर तुम्हें उसे देखना है तो। ये सुनने के बाद वे कहता है, अरे यार चलो भी ना। मैं वे से कहता हूँ, हे वे तुम अमीर बनना चाहते हो? वे कहता है, ऑफ कोर्स यार। मैं वे से कहता हूँ, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं मेरे साथ। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। मैं वे से कहता हूँ, मैं तुम्हें अगले साल डबल पैसे वापस करूंगा। वे कहता है, तुम क्या करने वाले हो? मैं उससे कहता हूँ, मुझे एक जगह के बारे में पता है, एक इंटरनेट कैफे जहाँ पर अगर तुम 500 डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें 1000 का बोनस मिलेगा। वे ये सुनने के बाद कहता है, तुम मुझसे मजाक करना बंद करो। मैं वे को एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, तुम्हें वो पत्ती दिख रही है जो सबसे ऊपर है? अगर तुमने उसे छू लिया तो तुम बॉस हो। वे और मैं तुरंत जाकर उस पत्ती को छूने के लिए जंप करने लगता है। मुझे काफी मजा आ रहा था ये करने में। तभी वे उस पत्ती को छू लेता है। हम बैठ जाते हैं। वे मुझसे कहता है, हे शुयन तुमने वो देखा ना, मैंने उस पत्ती को टच कर लिया था। हम दोनों ही घास पर बैठकर हंसने लगते हैं। तभी मैं वे से कहता हूँ, वे तुम काफी लकी हो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इस लाइफ में। अगर मैं कभी अमीर बनता हूँ तो तुम भी मेरे साथ हो गया। ये सुनने के बाद वे कहता है, वो तो हमारा फ्यूचर ही बताएगा। सीन शिफ्ट होता है मेरे घर पर। मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठा होता हूँ और उन्हें अपनी जॉब के बारे में बता देता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, नहीं तुमने अभी कॉलेज एग्जाम फिनिश करा है तो तुम अभी से ही काम क्यों करना चाहते हो? तुम आराम से बस घर पर मजे करो। मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, मॉम मुझे बस 2 महीनों के लिए काम करना है और उसके बाद जो पैसे मैं कमाऊंगा उससे मैं ट्रैवल करूंगा। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, तुम कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो पैसे मैं तुम्हें दूंगी। मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ। मॉम को मनाना कितना मुश्किल है। मैं अपने डैड को आवाज देता हूँ ताकि वो इस मैटर के बीच आ सके। मेरे डैड मेरी बात इशारों से ही समझ जाते हैं। वो मॉम से कहते हैं, शुयान अब बड़ा हो चुका है, काम करने से उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, इसीलिए ज्यादा चिंता करना बंद करो। ये सुनने के बाद मॉम कहती है, तो अब तुम दोनों आपस में मिल गए हो? वो गुस्सा हो जाती है। मैं मॉम से कहता हूँ, मॉम रिलैक्स हो जाइए, अगर डैड और आपकी फाइट होती है तो मैं आपकी साइड लूंगा। ये सुनने के बाद डैड कहते हैं, अरे तुम कितने पलटू आदमी हो यार, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ और तुम मेरे ही खिलाफ चले गए। इस फैमिली मोमेंट में सब हंसने लगते हैं। तभी शुयन को उसके दोस्त का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, क्या तुमने ग्रुप चैट चेक करी? 2 दिनों बाद क्लास के सारे लोग मिल रहे हैं, हम वहाँ पर कैरियोके जाएंगे और साथ में डिनर भी करेंगे। शुयन अपने दोस्त से कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, तुम पार्टी के लिए भी बिजी हो, मैंग्याओ भी वहाँ पर आएगी। मैं रिप्लाई में अपने दोस्त को कहता हूँ, वो आए या ना आए मुझे उससे क्या। मेरा दोस्त मुझे कहता है, बस भी कर यार, नॉनचेलेंट बनने की एक्टिंग मत कर। अगर ऐसा ही है तो दोबारा तो कभी मैंग्याओ से बात मत करना। मैं अपने फोन को साइड में रख देता हूँ और अपने कंप्यूटर को देखने लग जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन उसी शॉप में। शुयन यहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है, बॉस मैं आ गया। मेरी बॉस कहती है, ओह तुम तो सच में आ गए। इस जमाने के बच्चे कोई काम को ज्यादा दिनों तक नहीं करते हैं। मैं ये सुनने के बाद उनसे कहता हूँ, मैं हमेशा अपने प्रोमिसेस निभाता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी बॉस स्माइल करती है और मुझसे कहती है, तुम्हारा काम सिंपल है, बस कुछ ड्रिंक्स को सर्व करना और बाकी साफ सफाई करना। जाओ और पहले जाकर यूनिफॉर्म पहन लो। बॉस की ये कहने के बाद मैं चेंजिंग रूम में आ जाता हूँ और काम पर की यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। मैं बाहर निकलता हूँ और सारी चीजों को सेट करना शुरू कर देता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं। 2 लड़कियां ड्रिंक्स कर रही होती हैं और एक कपल भी आया होता है। तभी मेरी बॉस मुझसे पूछती है, शुयान तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं उनसे कहता हूँ, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उस कपल को देखते हुए मैं अपने मन में सोचता हूँ, पहले मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ मैंग्याओ के लिए हुआ करता था, मैं किसी और पर ध्यान भी नहीं देता था। मेरी बॉस मुझसे कहती है, पर तुम तो बहुत हैंडसम हो, क्या स्कूल में लड़कियां तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी? मुझे पक्का पता है तुम्हारे पीछे बहुत सी लड़कियां पागल होंगी, इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मैं ये सुनने के बाद बॉस से कहता हूँ, अरे कसम से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को डेट करना कोई अच्छी चीज होती है। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम्हें डेटिंग करना पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें क्या करना पसंद है? मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, मुझे पैसे पसंद है, और मैं हंसने लगता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम सच में कितने बड़े पागल हो पैसों के पीछे, जबकि अभी तुम बस एक हाई स्कूलर हो। तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसके पास गिटार होता है। वो तुरंत माइक की ओर जाता है और परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एक एम्प्लॉय बॉस से कहती है, मैडम ये आज फिर से देर से आया है। बॉस कहती है, अरे छोड़ो, इन दिनों अच्छे सिंगर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। वो सिंगर अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। मैं तुरंत बॉस के पास जाता हूँ और कहता हूँ, आखिर ये बंदा एक दिन में कितने कमा लेता होगा? मेरी बॉस मुझसे कहती है, ये 2 घंटे गाना गाने का $150 चार्ज करता है। तुम्हें इससे जलन तो नहीं होगी? वो सिंगर अपने स्टेज पर आराम से परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी सिंगिंग को सुनकर मैं अपनी बॉस से कहता हूँ, पर वो इतना भी अच्छा नहीं गा रहा है। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि ये अच्छा नहीं गा पा रहा है तो कैसा रहेगा आज रात इसके बाद तुम गाओ, अगर तुम इससे बेटर गाते हो तो मैं तुम्हें $100 एक्स्ट्रा दूंगी। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, पिछली जिंदगी में मैंने कुछ सालों तक गिटार की प्रैक्टिस करी थी ताकि मैं मैंग्याओ को इम्प्रेस कर सकूं। तो हाँ मैं गिटार बजा सकता हूँ। मैं बॉस से कहता हूँ, हाँ ये ठीक है मैं कर लूंगा। तभी मेरे फोन पर किसी का मैसेज आता है और मैं अपने फोन को पलट कर रख देता हूँ। ये देखने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। मैं अपनी बॉस को बताता हूँ, वो नोटिफिकेशन क्लास रियूनियन की थी, मैंने उनसे कह दिया कि मैं नहीं आने वाला। ये सुनते ही मेरी बॉस कहती है, तो ये बात है, हाई स्कूल रियूनियन जल्दी नहीं हुआ करता है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। क्या
क्या तुम काम से छुट्टी मांगने के लिए शर्मा रहे हो? मैं टेबल को साफ करते हुए कहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, असल में मुझे रियूनियंस काफी बोरिंग लगता है। मेरी बॉस मुझसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ, तुम कल काम पर मत आना। वैसे भी अगर एक पर्सन गायब होगा तो शॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। मैं ड्रिंक्स के गिलास को अपने हाथों पर पकड़े होता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, ठीक है मैं गया हूँ, टाइम आ चुका है जब तुम एक नए शुयान से मिलोगी। मैं वो ड्रिंक सारे कस्टमर्स में सर्व कर देता हूँ। मैं वापस आकर बॉस से बातें कर रहा होता हूँ। तभी वो सिंगर अपना परफॉर्मेंस खत्म करके यहाँ से जाने लगता है, पर मेरी बॉस उसे रोक लेती है और कहती है, हे देखो हमारे यहाँ पर एक नया समर वर्कर आया है, इसका नाम शुयान है और ये गाना भी गा सकता है, क्या तुम बैकअप में इसके साथ गाना गाओगे? ये सुनने के बाद वो सिंगर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं इसके लिए प्ले करूंगा। मैं उस सिंगर से कहता हूँ, हे भाई क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा गिटार ले सकता हूँ? वो सिंगर गुस्से में मुझसे कहता है, तुझे ये बजाना भी आता है? मैं भी थोड़ा एटीट्यूड में कहता हूँ, हाँ मुझे आता है। वो सिंगर मुझे अपना गिटार दे देता और कहता है, ये लो और इसे खराब मत कर देना। मैं उस गिटार को लेकर स्टेज पर पहुंच जाता हूँ और उसे बजाना शुरू कर देता हूँ। मेरी उंगलियां गिटार के स्ट्रिंग्स को छू रही थी। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए। मुझे कोई मॉडर्न गाना चूज करना चाहिए जो कि यहाँ पर सबको पसंद आए। ठीक है अब मैं गाना शुरू करता हूँ। मैं गाना गाना शुरू करता हूँ। मेरी बॉस मुझे देखने लग जाती हैं और सिर्फ मेरी बॉस ही नहीं बल्कि वहाँ के हर एक कस्टमर का ध्यान मुझ पर आ जाता है। मैं अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए गाना गा रहा होता हूँ, इसीलिए मेरी आवाज में इमोशंस होते हैं जो कि उस सिंगर तक को हैरान कर देते हैं। उस शॉप की वेट्रेस भी मुझे देखने लग जाती है। मेरा पूरा फोकस गाने पर होता है। कुछ देर में गाना खत्म हो जाता है और जैसे ही गाना खत्म होता है सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। शॉप का हर एक कस्टमर मेरी तारीफ कर रहा होता है। मेरी बॉस भी मेरे लिए क्लैपिंग करने लगती है। मैं स्टेज से उतरकर बॉस के पास आ जाता हूँ। मैं काफी शर्मा रहा होता हूँ। मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, आखिर सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं? मेरे साथ काम करने वाली दूसरी वेट्रेस मुझसे कहती है, शुयान तुम काफी अच्छा गाना गाते हो। मेरी बॉस कहती है, ये गाना सिर्फ अच्छा ही नहीं था बल्कि शुयान इस गाने को पूरे इमोशंस के साथ गा रहा था। वो सिंगर मुझसे आकर तुरंत अपना गिटार छीन लेता है और शॉप से तुरंत चला जाता है। मैं बॉस से पूछता हूँ, क्या वो सिंगर ठीक है? मेरी बॉस कहती है, उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास आओ, अपना फोन बाहर निकालो और मुझे अपने वीचैट की आईडी दो, चलो हम एक दूसरे को ऐड करते हैं। मैंने तुम्हें $100 का बोनस देने के लिए कहा था। मैं अपनी आंखें नीचे करके बॉस से कहता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है बॉस, आपको मुझसे फॉर्मल तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत अपना फोन निकाल लेता हूँ। मेरी बॉस कहती है, फिर भी मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैं अपने वादों से पीछे नहीं हटती। तभी से शिफ्ट होता है मंग्याओ के ऊपर, जो कि सोच रही होती है, आखिर उसने मुझे अभी तक मैसेज क्यों नहीं करा? वो कर क्या रहा है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? वो अपने लैंप को ऑन करती है और अपना फोन उठाकर शुयान को मैसेज करते हुए कहती है, क्या तुम कल रात रियूनियन में आ रहे हो? वो मैसेज शुयान के फोन पर आता है। इस वक्त वो वॉशरूम में नहा रहा होता है। मेंग्याओ उसके मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। शुयान जाकर अपना फोन उठाता है। मेंग्याओ अपने फोन को घूरे जा रही होती है। शुयान अपने टेबल पर आकर बैठता है और मैसेज में कहता है, इसके बारे में कल बात करते हैं। उसका रिप्लाई देखकर मेंग्याओ उससे पूछती है, क्या तुम कल शाम को फ्री हो? शॉपिंग पे चलना चाहोगे? शुयान कहता है, देखते हैं। और ये कहकर शुयान सो जाता है। मेंग्याओ भी अपने बेड पर लेटी होती है, पर वो काफी गुस्से में होती है। वो अपने बेड से उठ जाती है और कहती है, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, वो बदल गया इसीलिए मैंने पहले उसे मैसेज करा पर उसने मुझे अच्छे से रिप्लाई भी नहीं दिया। मेंग्याओ ये सब अपनी दोस्त को बता रही होती है। उसकी दोस्त मैसेज में रिप्लाई देती है और कहती है, तुम होल्ड बैक क्यों नहीं कर पा रही हो? तुम बस उसे इग्नोर करो, वो बस नखरे दिखा रहा है। मेंग्याओ अपनी दोस्त से कहती है, तो अब मैं क्या करूँ? उसकी दोस्त कहती है, अब तुम्हारी बारी है नखरे दिखाने की। उसकी दोस्त मैसेज में मेंग्याओ से कहती है, कल के क्लास रियूनियन में तुम वहाँ पर डुआन के साथ जाना। जब शुयन तुम्हें उसके साथ देखेगा तो उसे जेलसी होगी। मेंग्याओ ये सुनकर कहती है, हाँ तुमने सही कहा। सीन शिफ्ट होता है और हम वे को देखते हैं जो कि अपने बालों में स्प्रे मार रहा होता है और अपने बालों को सेट कर रहा होता है। वो अपने कोट को सही करता है और वापस से अपने बालों को सही करता है। वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखता है और अपने रूम से बाहर आता है। हम देखते हैं सोफे पर शुयान बैठा होता है। जैसे ही वे रूम से निकलता है वे शुयान से पूछता है, तो चल बता मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ? शुयान कहता है, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि तू अच्छा दिख रहा है, पर अच्छा दिखने से ज्यादा तुम्हारे में एनर्जी ज्यादा लग रही है। तुम एकदम आज एक एनर्जेटिक पर्सन दिख रहे हो। ये सुनने के बाद वे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। वे भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है। शुयान अपना फोन चला रहा होता है। वे उससे कहता है, आखिर तुम फोन में क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो? पर जैसे ही वे फोन में झांक कर देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुके हैं। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, अरे यार तुम खुद से कुछ भी मत सोचा करो, ये फॉर्म ड्राइविंग टेस्ट के लिए है। जब हम कॉलेज चले जाएंगे तो इन सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। ये सुनने के बाद वे थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है, हे शुयान, क्या मेंग्याओ ने तुम्हें छोड़ दिया है और उसी वजह से तुम पागल हो गए हो? मैं अभी भी फोन में फॉर्म भर रहा होता हूँ और वे से कहता हूँ, मैंने तुमसे कहा तो था मुझे मेंग्याओ से कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही मेरा दोस्त वे कहता है सच में? मुझे यकीन नहीं होता। सीन शिफ्ट होता हाई स्कूल के बाहर। सारे स्टूडेंट्स रियूनियन के लिए यहाँ पर आ चुके होते हैं। शुयान अभी भी अपने फोन में लगा होता है। वे मॉनिटर से कहता है, मॉनिटर ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, चलो भी अब कुछ खाने चलते हैं।
मॉनिटर किसी को फोन लगा रहा होता है। वो वे से कहता है, अभी भी मियोंग और शियान और डुआन मिसिंग है, तुम लोगों को पता है वो कहाँ पर है? ये सुनने के बाद शुयान कहता है, मुझे कैसे पता होगा? तभी बाकी के कुछ मिसिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, पर यहाँ पर अभी भी मेंग्याओ और डुआन नहीं आए होते हैं। ये देखने के बाद वे हैरान होता है। शुयान अभी भी अपने फोन में कुछ कर रहा होता है और वो इतना ध्यान नहीं देता। तभी मॉनिटर को डुआन की कॉल आती है। वो कॉल पर मॉनिटर से कहता है वो और मेंग्याओ साथ में है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सुनने के बाद मॉनिटर कहता है, ठीक है तो हम लोग पहले पहुंच जाते हैं एंड कुछ खाने के बाद हम कैरियोके जाएंगे। सेम शिफ्ट होता है, ये लोग किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में होते हैं। वे अपनी ड्रिंक को उठाकर कहता है, चलो सारे के सारे चीयर्स करते हैं। सब लोग यहाँ पर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद ये लोग कैरियोके में जाते हैं। सब लोग बारी बारी से गाना गा रहे होते हैं और एकदम हंसी मजाक का माहौल बना होता है। तभी वे इस बीच शोएन के पास आता है और वो शोएन से कहता है, आखिर तुम बूढ़े आदमियों जैसे बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो भी हमारे साथ गाना गाओ। शोयान ये सुनने के बाद कहता है, मैं बस थोड़ी देर और यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वह शोयान के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और उससे कहता है, मेंग्याओ भी अभी तक नहीं आई है। तभी एक बंदा दरवाजा खोलकर अंदर आता और कहता है, लिनजिया बाहर किसी से बहस कर रहा है, ऐसा लगता है जल्दी ही लड़ाई होने वाली है। मॉनिटर तुरंत उठता है और कहता है, चलो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। वे भी बाहर जाने लगता है। वो शोयान से कहता है, ओए तू क्या कर रहा है वहाँ पर बैठा हुआ? जल्दी करो, चलो नीचे। हम देखते हैं लिनजिया नाम का स्टूडेंट अपने से काफी बड़े बंदे से भिड़ रहा होता है। वो मस्कुलर बंदा कहता है, क्या बे छोटे तुझे जीने से प्यार नहीं है? यहाँ पर मॉनिटर आता है और वो कहता है, अरे मेरे बड़े भाई उसने बहुत ज्यादा पी ली है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो मस्कुलर बंदा कहता है, अब तू कौन है चिरकुट, चला जा यहाँ से वरना पिट पिट जाएगा। हम देखते हैं असल में ये फाइट वॉशरूम में हो रही होती है। सारे लोग वॉशरूम के बाहर भीड़ लगा देते हैं। शोयान उस भीड़ में से होकर अंदर जाता है। शोयान यहाँ का नजारा देखकर अपने मन में कहता है, लिनजिया कुछ ज्यादा ही बन रहा था, हल्का सा उसने ड्रिंक क्या कर लिया, उसे लगने लगा वो किसी से भी भिड़ सकता है। और ये मस्कुलर बंदा ये भी शराब के नशे में पागल हो चुका है। शोयान उनके बीच में जाता और कहता है, अरे यार हमारे क्लासमेट से जरा सी गलती हो गई, असल में हमने कुछ टाइम पहले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को फिनिश करा है, तो यार माफ कर दो हमें। वो मस्कुलर बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अब तू कौन है बे, मेरे रास्ते से हट जा। ये सुनने के बाद शोयान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, यार तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते हो क्या? तुम क्या ये बात भूल रहे हो कि हम अभी तक स्टूडेंट्स हैं? अगर तुम सच में सीन को बढ़ाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें क्या लगता है जब पुलिस आएगी तो वो किसकी साइड लेगी, तुम्हारी या फिर हम स्टूडेंट्स की? जरा सोचो इसके बारे में। ये सुनने के बाद उस मस्कुलर बंदे को गुस्सा तो आता है, पर वो इतना जान चुका था कि शोयान सही कह रहा है। शोयान दोबारा से कहता है, चलो भी भाई अब इस मामले को खत्म करते हैं। वो मस्कुलर बंदा कहता है, ठीक है जाओ, तुम लोगों को माफ करा, मैं वैसे भी आज अच्छे मूड में हूँ, मुझे अपना टाइम खराब नहीं करना बच्चों के साथ बहस करके। शोएन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया बड़े भाई, अपना ध्यान रखना। वो मस्कुलर बंदा वहाँ से चला जाता है। सब लोग वापस से कैरियोके में आ जाते हैं गाना गाने के लिए। दो लड़के व्हाइट शर्ट में बैठे होते हैं और वो लोग शोएन के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, शोएन एकदम डरपोक बंदा है। वे की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। दूसरा व्हाइट शर्ट वाला बंदा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शोएन बिल्कुल फट्टू है। इनकी बातें सुनने के बाद वे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, जरा देखो तो कौन बातें कर रहा है, जब लफड़ा हुआ था तब तुम लोग तो भाग गए थे और अब तुम लोग यहाँ पर आकर अपना मुंह चला रहे हो, जबरदस्ती के टफ गए होने की एक्टिंग कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के शर्मिंदा हो जाते हैं, पर शोएन इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देता। वे शोएन से कहता है, यार वो लोग तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे थे, पता नहीं वो लोग तुम्हें फट्टू क्यों कह रहे थे। शोएन कहता है, जब बातों से सब कुछ सॉल्व हो सकता है तो लड़ाई करने की क्या जरूरत है? उन्हें आगे चलकर समझ आ जाएगा कि लड़ाई करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अभी ये सब बच्चे हैं। ये सुनने के बाद वे कहता है, यार आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बड़ों वाली बातें नहीं कर रहे हो। शोएन कहता है, अरे यार मैं बड़ा ही तो हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, भूल तो नहीं गए तुम? ये सुनने के बाद वे कहता है, अबे तू साले चुप रहा कर। शोएन अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है और वे भी। ये लोग बार बार ड्रिंक करे जा रहे होते हैं। शोएन थोड़ी देर में कहता है, यार अब मैं इससे ज्यादा नहीं पी सकता, और ये कहकर वो सो जाता है। तभी वे उसे उठाते हुए कहता है, ओए शोएन जल्दी उठ, मेंग्याओ आ चुकी है। ये सुनने के बाद शोएन धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने मेंग्याओ खड़ी होती है और वो कहती है, क्या तुम्हें लगा मैं और डुआन डेट कर रहे हैं इसीलिए तुमने इतनी ज्यादा पी ली? पर शोएन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ये सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। वे कहता है, शोएन उठ जा, तेरे सामने मेंग्याओ खड़ी है। शोएन जब दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो उसे छोटी वाली मेंग्याओ की जगह बड़ी वाली मेंग्याओ दिख रही होती है, जो कि उसकी बीवी थी। शोएन अपने सर पर हाथ रखता और कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इसीलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो मेंग्याओ के सामने से निकल जाता है। मेंग्याओ और उसकी दोस्त काफी हैरान हो जाती हैं। मेंग्याओ की दोस्त उससे कहती है, कोई बात नहीं मेंग्याओ, वो बस जेलस है और तुम्हें चिढ़ाने के लिए नाटक कर रहा है। पर मेंग्याओ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, शायद से तुम सही कह रही हो। हम शोएन को देखते हैं जो कि एक नदी के पास खड़ा होता है। एक लड़की उसके पास में गिटार बजा रही होती है। शोएन अपनी सोच में डूबा होता है, पर तभी उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। वो पास में बैठी लड़की से कहता है, हे तुम्हारे पास टिश्यू होगा क्या? वो लड़की उसे टिश्यू दे देती है। शोएन अपना मुंह साफ करता है और उस लड़की को शुक्रिया बोलता है। वो लड़की वापस से अपना गिटार बजाने लगती है। शोएन नदी को देखने लगता है।
और वो लड़की जो गिटार बजा रही होती है वो उसे सुन रहा होता है। आखिर में वो भी सीढ़ियों पर बैठ जाता है। वो उस लड़की को कहता है, तुम स्ट्रिंग्स पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रही हो और तुम्हारी टाइमिंग भी सही नहीं है, पर वो ट्यून काफी अच्छी है। वो लड़की शोएन को देखती है। शोएन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की अपना गिटार शोएन को देने लगती है। शोएन कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? लग रहा है तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया। क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? शोएन उठता है और उससे वो गिटार ले लेता है और सीढ़ियों पर बैठकर उसे बजाना शुरू करता है। जैसे जैसे उसकी उंगलियां गिटार पर चल रही होती हैं, वो लड़की शोएन को हैरानी से देखती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे मानो उसे शोएन का गाना पसंद आ रहा हो। शोएन भी फुल इमोशंस के साथ गिटार को बजा रहा होता है। वो लड़की उसकी गिटार की स्किल्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है। शोएन खड़ा होता है और कहता है, मैंने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम शोएन है। वो उस लड़की को उसका गिटार वापस देता है, पर वो लड़की शोएन से कुछ भी नहीं बोलती। तभी दूर से एक कार की आवाज आती है। वो मुझे अपना हाथ दिखाती है, जैसे मुझे बाय बोल रही हो। उसके बाद वो पलट कर चली जाती है। मैं भी उसे बाय बोलता हूँ और अपने मन में सोचता हूँ, ये लड़की कितनी प्यारी थी, पर उसने मुझसे कुछ बोला नहीं। शोएन को बुरा लगता है कि उस लड़की ने उसका जवाब नहीं दिया, पर वो देख नहीं पाता कि वो लड़की यहाँ से जाते वक्त स्माइल कर रही होती है। शोएन वापस से सोच में पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। वो अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी उसके फोन पर मेनग्याओ का मैसेज आता है। उस मैसेज की आवाज से उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपने बेड से उठता है और अपना फोन उठाकर उन मैसेजेस को देखता है। उन मैसेजेस में मेनग्याओ कह रही होती है, शोएन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कल पूरा दिन अपनी दोस्त के साथ थी और मैं रास्ते में डुआन से टकरा गई थी। मैंने सुना एक नया आर्केड खुला है, क्या तुम आज शाम मेरे साथ जाना चाहोगे वहाँ? शोएन दूध पीते पीते उसके ये सारे मैसेजेस देख रहा होता है। शोएन उसके रिप्लाई में कहता है, तुम्हें ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और मैं आज शाम बिजी हूँ और मैं काफी समय तक बिजी ही रहने वाला हूँ। मेनग्याओ अपने घर पर होती है। मेनग्याओ अपने मन में सोचती है, क्या अब मैं इससे पसंद नहीं हूँ? इसके बाद शोएन का कोई भी जवाब नहीं आता। मेनग्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है शोएन की शॉप पर। वहाँ पर वो देखता है बॉस खुद से कुछ बॉक्सेस को उठा रही होती है। वो तुरंत भागते हुए उनके पास जाता है और उनसे कहता है, रुकिए मैं आपकी मदद करता हूँ। उसके बाद शोएन इस काम में उनकी मदद कराता है। वो एक एक करके सारे बॉक्सेस को उनकी जगह पर रख देता है। बॉस एक वेटरेस से कहती हैं, देखा शोएन हमारे कितने काम आ रहा है। वो शोएन के पास जाती हैं और कहती हैं, इसको ही टीम वर्क कहते हैं, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। वो दोनों स्माइल करते हैं। पीछे से वेटरेस कह रही होती है, समर के बाद शोएन जॉब छोड़कर चला जाएगा, ये कितना बुरा होगा। शोएन की बॉस उससे कहती हैं, तुम किस कॉलेज में जाने का प्लान कर रहे हो? शोएन कहता है, मैं शंघाई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर उसकी बॉस खुश होती है और उससे कहती हैं, उसके लिए तुम्हें टॉप स्कोर चाहिए। समझ में आया? अगर मेरी उम्र 10 साल कम होती तो मैं सच में तुम्हारे पीछे पागल होती। ये सुनने के बाद शोएन स्माइल करता और कहता है, एक्चुअली मुझे बड़ी औरतें भी पसंद है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉस कहती हैं, बस भी करो शोएन, तुम भी ना। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसने शोएन को अपना गिटार दिया था बजाने के लिए। वो शायद से अपने घर पर होती है। उसके कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं और वो म्यूजिक सुन रही होती है। तभी उस लड़की की माँ कहती है, चिंग चिंग क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से म्यूजिक स्कूल जाना चाहती हो? उसकी माँ उसके पास आकर बैठती हैं और कहती हैं, बेजिंग या फिर शंघाई? वो लड़की कहती है, मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है। उसकी मॉम कहती हैं, अगर तुम बेजिंग जाती हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। वो लड़की कहती है, मॉम कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें वो सब खरीद दूंगी। पर पता नहीं क्यों ये लड़की गुस्से में होती है और वो कहती है, मॉम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। उसकी मॉम थोड़ा निराश होती है और कहती है, चिंचिंग मॉम को बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है और वो भी कल सुबह। वो लड़की कहती है, रहने दीजिए मुझे अब आदत हो गई है। ये कहकर वो लड़की अपने रूम में चली जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। अगली सुबह वो उठती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है, पर उसका ये पूरा घर अकेला होता है। वो तो इसे घर भी नहीं कह सकती। वो जब डाइनिंग टेबल पर जाती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी मॉम उसे सॉरी बोल रही होती है बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए। चिंग चिंग उस कागज को फाड़ देती है और उसे कूड़े में फेंक देती है और अकेले बैठकर अपना नाश्ता करती है। और उसके बाद वो गिटार बजाने की प्रैक्टिस करती है। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे इस पूरी दुनिया में वो अकेली है। तभी यहाँ पर कोई अपनी कार से आता है और अंदर जाकर उस लिविंग रूम में उस लड़की को गिटार बजाते हुए देखता है। वो जो औरत यहाँ पर आई है वो कुछ भी नहीं बोलती और शांति से उस लड़की को देखती है। उसे थोड़ा उस लड़की के लिए बुरा लगता है। अगला दिन भी सेम होता है। घर में कोई भी मजा नहीं। वो जो औरत यहाँ पर आई थी वो घर में अपना काम करना शुरू कर देती है, पर वो उस लड़की को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। दोनों अपने अपने काम से मतलब रखता है। वो लड़की शोएन के बारे में सोचने लगती है। तभी वो जो काम करने वाली औरत होती है वो लड़की उससे कहती है, मुझे आज बाहर जाना है। वो औरत कहती है, तुम्हें कहाँ बाहर जाना है? सीन शिफ्ट होता उसी पार्क में जहाँ पर वो लड़की शोएन से मिली थी। वो कह रही होती है, वो लड़का उस दिन के बाद से इस पार्क में नहीं आया, मैं बस किस्मत से उससे मिल गई थी। वो औरत जो उस लड़की के साथ आई होती है वो कहती है, अब हमें घर चलना चाहिए। पर वो लड़की कहती है, चलो कुछ पीने चलते हैं, मुझे एक बार बियर ट्राई करनी है। वो औरत कहती है, मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती। वो लड़की कहती है, चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है शोएन की शॉप पर। वेट्रेस बॉस से कहती है, आज भी वो सिंगर नहीं आया। बॉस कहती है, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास यहाँ हमारा एक छोटा सिंगर भी तो है। शोएन कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ।
वो वेट्रेस कहती है, हाँ क्यों नहीं, बस कुछ 100 महीने पुराने बच्चे। तभी यहाँ पर वो गिटार वाली लड़की आती है। शोयन उसे देखते ही पहचान जाता है। शोयन को ऐसा कहते देख शोयन की बॉस उससे पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शोयन कहता है, हम एक दूसरे को जानते हैं और नहीं भी, हम बस कुछ दिनों पहले ही मिले थे। ये कैसा इत्तेफाक है, हम दोबारा से मिल गए। शोयन और चिंग चिंग दोनों ही एक दूसरे को देखने के बाद काफी सरप्राइज होते हैं। जब वो सब एक टेबल पर बैठ जाते हैं तब शोयन उन्हें ड्रिंक्स ला कर देता है। बॉस शोयन से कहती है, क्या तुम आज कोई गिटार नहीं बजाने वाले? चिंग चिंग इस बात पर अपना सिर हिलाती है, जैसे वो शोयन से कह रही हो कि गिटार बजाओ। शोयन कहता है, ठीक है आज मैं गिटार बजाऊंगा, बस मुझे देखते जाइए, और मैंने सुना है कि आज रात कैश प्राइजेस भी हैं। बॉस कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें प्राइजेस जरूर मिलेंगे। ये सुनने के बाद वहां से चला जाता है गिटार बजाने के लिए। वो जाकर स्टेज पर बैठ जाता है, और जब वो गिटार बजा रहा था सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। चिंग चिंग अपना ग्लास उठाती है, वो ड्रिंक को लेकर काफी क्यूरियस होती है। वो एक छोटी सी सिप लेती है। वो अपने मन में सोचती है, आखिर लोगों को ये क्यों पसंद है, ये ड्रिंक बेकार है। चिंग चिंग को ऐसा देखकर वहाँ की बॉस कहती है, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? चिंग चिंग अपना सर हिलाती है। बॉस कहती है, इसी को तो ड्रिंक कहते हैं, सबको ये शुरू में बेकार लगती है पर फिर बाद में अच्छी लगने लगती है। शोयन मस्त अपना स्टेज पर गाना गा रहा होता है। चिंग चिंग के साथ जो औरत आई होती है वो शोयन को देखकर अपने मन में कहती है, आखिर ये इस गाने को इतने इमोशंस के साथ कैसे गा पा रहा है, ये तो अभी काफी छोटा है। वो शोयन को देख रही होती है। गाना खत्म होते ही शोयन स्टेज से नीचे आता है। उसकी बॉस कहती है, तुम भी आओ हमारे साथ ड्रिंक करो, तुम्हारा ग्लास उधर रखा है। ये सुनने के बाद शोयन खुश हो जाता है, पर वो गलती से जाकर चिंग चिंग का ग्लास उठा लेता है और उसे पी भी लेता है और उसे एक ही बार में खत्म भी कर देता है। बॉस इसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो एक ऑकवर्ड स्माइल करने लगती है। चिंग चिंग ब्लश करने लगती है, उसके गाल पूरे लाल हो जाते हैं। वो तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वो जो औरत चिंग चिंग के साथ आई थी उसका नाम वोंग है। वोंग शोयन को बताने ही जा रही होती है कि उसने अभी क्या करा है, पर वो सिचुएशन को देखकर रुक जाती है। बॉस शोयन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कैसी है? वो काफी सुंदर है ना? शोयन कहता है, हाँ वो काफी सुंदर है, मुझे बुरा लग रहा है कि वो बात नहीं कर सकती। ये सुनते ही वोंग कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो, वो बस ज्यादा बोलती नहीं है, पर वो बोल सकती है। तभी चिंग चिंग वॉशरूम से आती है और वोंग से कहती है, चलो चलते हैं। उसकी आवाज सुनने के बाद शोयन कहता है, इसकी तो आवाज भी प्यारी है। बॉस शोयन से कहती है, जाओ इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। शोयन कहता है, मैं समझ गया। शोयन उन्हें उनकी कार तक छोड़ने जाता है। वो चिंग चिंग के लिए कार का गेट भी खोलता है। शोयन चिंग चिंग से कहता है, रात में बाहर मत निकला करो, ये थोड़ा डेंजरस होता है। चिंग चिंग कहती है, मुझे तो तुम डेंजरस लगते हो, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? अभी अंदर शॉप में तुम मुझे घूरे जा रहे थे, यहाँ तक कि तुमने मेरे ग्लास से ड्रिंक किया। शोयन थोड़ा निराश होता और कहता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मैं तुम्हें देख रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा ग्लास है। चिंग चिंग कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। शोयन पीछे खड़े उसकी कार को जाते हुए देख रहा होता है। तभी हम कार के अंदर का सीन देखते हैं। चिंग चिंग हंस रही होती है और कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने सच कितनी जल्दी बोल दिया। हम देखते हैं शोयन को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। वो वापस से शॉप के अंदर जाता है। उसकी बॉस उससे पूछती है, क्या तुमने उसकी वीचैट की आईडी ली? शोयन कहता है, यार उसके बारे में बात मत करो, वो पक्का मुझे ठरकी समझ रही होगी। बॉस कहती है, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। शोयन कहता है, अरे यार कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये सब नहीं करना है। ये सुनने के बाद उसकी बॉस हंसती है। सीन शिफ्ट होता है शोयन के घर पर। उसकी मॉम उससे पूछती है, तो आखिर तुम्हारी समर जॉब है क्या, तुम हर दिन घर देर से आते हो? शोयन कहता है, मैं बार में एक मेल मॉडल बन के काम कर रहा हूँ। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं। उसकी मॉम काफी गुस्सा होती है और कहती हैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है और तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो, अब से मुझे मॉम मत कहना। तभी शोयन कहता है, मेरी सैलरी 8,000 है। सैलरी सुनते ही उसकी मॉम का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है और वो कहती हैं, आखिर काम तो काम होता है, तुम्हें वो बस ईमानदारी से करना चाहिए। हम सब मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाय द वे क्या हम तुम्हें वहाँ पर देखने आ सकते हैं? शोयन के डैडी सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी शोयन हंसता और कहता है, अरे मॉम मैं बस मजाक कर रहा था, मैं एक लॉन्च बार में बस एक वेटर हूँ। उसकी मॉम हैरान होती है और कहती हैं, तुम शैतान बच्चे। थोड़ी देर बाद शोयन अपने रूम में आ जाता है और वो अपने रूम में आकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिसर्च करने लगता है। वो अपनी ड्राइविंग का स्कोर देखता है जो कि 90 होता है। शोयन खुशी में उठता है और कहता है, मैं आज शाम को कुछ जरूरी काम निपटा लूंगा। सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग पर, जो कि अपने शूज के लेस बांध रही होती है। वो अपनी केयर टेकर मिस वोंग से कहती है, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। मिस वोंग उससे कहती है, और तुम कहाँ जा रही हो? चिंग चिंग कहती है, पहले तो मैं जाकर अपने डैड से मिलूंगी और उसके बाद कुछ चीजें खरीदने जाऊंगी। मिस वोंग कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुम्हारे डैड इस वीकेंड भी अपनी कंपनी में? चिंग चिंग कहती है, उन्हें वही होना चाहिए, वैसे भी वो घर से ज्यादा टाइम अपनी कंपनी में बिताते हैं। सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के डैड के ऑफिस में और हम देखते हैं यहाँ पर चिंग चिंग आई होती है, पर उसके डैड ने उसे नोटिस भी नहीं करा होता। उसके डैड पीछे मुड़ते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं। वो उससे कहते हैं, तुमने दरवाजे पर नॉक क्यों नहीं करा, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम आर्ट स्कूल में स्टडी करना चाहती हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अब्रॉड में स्टडी करना चाहिए। चिंग चिंग गुस्से में कहती है, आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ रही
तो मैं आपके दूसरी औरतों के साथ अफेयर के बीच में आ जाऊंगी। चिंग चिंग के डैड कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा, तुम्हारी मॉम और मैंने डिवोर्स ले लिया एक दूसरे से, काम की वजह से। वो सब छोड़ो, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? चिंग चिंग कहती है, आज रात आप फ्री हैं? चिंग चिंग के डैड कहते हैं, आज रात मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चिंग चिंग कहती है, आप कभी फ्री भी होते हैं? और वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं। चिंग चिंग गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, मुझे टच मत करिए, आपके लिए मीटिंग ज्यादा जरूरी है मुझसे। आपको तो ये भी नहीं पता कि आज क्या है। और ये कहकर चिंग चिंग यहाँ से चली जाती है। उसके डैड सोचते हैं, आज कौन सा दिन है? वो अपने दिमाग पर जोर डालते हैं याद करने के लिए कि आज क्या है। और फाइनली उन्हें याद आ जाता है कि आज उनकी बेटी का बर्थडे है। वो तुरंत कहते हैं, अरे आज तो उसका बर्थडे था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम शोएन को देखते हैं जो कि बैंक आया होता है। वहाँ की एम्प्लॉय शोएन से कहती है, आपका सिक्योरिटी अकाउंट रेडी हो चुका है। और शोएन जिस बैंक में आया होता है वो बैंक और किसी का नहीं बल्कि चिंग चिंग के डैड का होता है। जब वो अपना काम कराकर यहाँ से जा रहा होता है तभी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे चिंग चिंग आ रही होती है। वो शोएन से टकरा जाती है। शोएन उसे देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अरे ये तो तुम हो। पीछे सीढ़ियों से चिंग चिंग के डैड आ रहे होते हैं। चिंग चिंग उन्हें देखती है और फिर वो शोएन से कहती है, कुछ मत कहना। वो शोएन का हाथ पकड़ लेती है। शोएन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? चिंग चिंग के डैड उसको शोएन के साथ देखकर कहते हैं, अब ये कौन है? चिंग चिंग तुरंत कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। शोएन को कुछ समझ नहीं आता, वो काफी कंफ्यूज होता है। चिंग चिंग उसे अपनी कार तक ले जाती है। वो उसे अपने कार में बैठने के लिए कहती है और फिर वो मिस वांग से कहती है, आंट वांग अब चलिए चलते हैं। शोएन को चिंग चिंग के साथ देखकर मिस वांग अपने मन में कहती है, ये लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? और अब तो ये लोग एक दूसरे का हाथ भी पकड़े हुए हैं। शोएन तुरंत चिंग चिंग से पूछता है, हे तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा? सच में? मैंने कब तुम्हें हाँ कहा? चिंग चिंग कहती है, समझ लो तुमने मुझ पर एक एहसान करा। शोएन हैरान होता और कहता है, मैंने तुम पर एहसान करा? तुम्हारे में सच में कोई भी शर्म नहीं है। चिंग चिंग कहती है, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? शोएन तुरंत अपना फोन निकालता और कहता है, पहला तो तुम अपने वीचैट पर मुझे ऐड करो और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शोएन भाई आईडी लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर कोई ना, मैं समझता हूँ। चिंग चिंग उसे अपनी आईडी दे देती है। शोएन उससे उसका नाम पूछता है और वो उसे अपना नाम बता देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के डैड के ऊपर। वो अपने मैनेजर से कहता है, वो जो बंदा अभी यहाँ पर आया था उसके बारे में पता लगा, वो कौन है? चिंग चिंग के डैड उसकी मॉम को कॉल करते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी किसी को डेट कर रही है? चिंग चिंग की मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? उसके डैड कहते हैं, अभी अभी वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और वो उसका हाथ भी पकड़े हुई थी। उस लड़के का नाम शोयान है। चिंग चिंग की मोम पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, वो लड़का दिखने में कैसा है? चिंग चिंग के डैड गुस्सा होते हैं और कहते हैं, वो कैसा दिखता है इससे तुम्हें क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं है, उसकी केयर टेकर को कॉल करो और उससे ये सब पूछो। चिंग चिंग की मोम कहती है, ठीक है मैं उससे पूछ लूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती हैं और वो तुरंत कॉल लगाती है मिस वोंग को। मिस वोंग जो कि कार ड्राइव कर रही होती हैं, उनके पास चिंग चिंग की मोम का कॉल आता है। उस फोन को चिंग चिंग उठा लेती है और तुरंत स्पीकर पर कर देती है। उसकी मॉम कहती है, मिस वोंग मुझे जानना है क्या चिंग चिंग किसी को डेट कर रही है? चिंग चिंग अपनी मॉम से कहती है, हाँ मैं जिसे डेट कर रही हूँ वो मेरे साथ ही बैठा है, क्या आप उससे बात करना चाहेंगी? शोएन भी पता नहीं क्यों कहता है, हाय आंटी आप कैसी हैं? उसके बाद चिंग चिंग कॉल कट कर देती है। शोएन अपने दिल पर हाथ रखे होता और कहता है, तुमने अचानक से मुझे डरा दिया। मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पेरेंट्स एक साथ मिलकर मुझे मारने वाले हैं। चिंग चिंग ये सुनकर हंसती है। फिर इनकी कार एक बहुत बड़े मॉल के सामने रुकती है। चिंग चिंग कार से उतरती है और शोएन से उतरने के लिए कहती है। शोएन कहता है, मैं नहीं उतरूंगा। पर कुछ टाइम बाद वो मॉल में चिंग चिंग के साथ घूम रहा होता है। वो चिंग चिंग से पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है? चिंग चिंग ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। शोएन कहता है, मैंने बस अंदाजा लगाया था, तुम्हारे में काफी चिड़चिड़ापन है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बहुत कम प्यार मिला है और जैसे तुम अपने पेरेंट्स से बात करती हो उसके हिसाब से तो ये बताना ईजी है। चिंग चिंग शोएन से कहती है, आज मेरा बर्थडे है। ये सुनने के बाद शोएन कहता है, तो तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स से रिवेंज लूं? चिंग चिंग कहती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ। ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों शोएन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो चिंग चिंग से कहता है, चलो फिर चलकर मूवी देखते हैं और उसके बाद कुछ खाने चलेंगे और फिर हम बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और तुम उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना। उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, पर मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, आज की हर एक चीज का बिल तुम दोगी। ये सुनने के बाद चिंग चिंग मजाक में कहती है, क्या तुम में बचपन से ही शर्म नाम की चीज नहीं है? वो कहता है, नहीं नहीं बेशर्म तो मैं अभी हुआ हूँ। उसके बाद ये लोग मूवी देखने जाते हैं। चिंग चिंग ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न खरीदती है और क्योंकि चिंग चिंग ने एक ही पॉपकॉर्न का बॉक्स खरीदा होता है और एक ही ड्रिंक, इसे देखकर शोएन कहता है, तुमने बस एक के लिए ही क्यों खरीदा? चिंग चिंग कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं सोडा नहीं पीती और ना ही कोई जंक फूड खाती हूँ। ये कहने के बाद चिंग चिंग सिनेमा हॉल के अंदर जाने लगती है। पीछे से शोएन कहता है, हाँ हाँ आप तो फेरी क्वीन हो ना। उसके बाद वो दोनों थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और जब चिंग चिंग स्क्रीन को देखती है तब उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं। जब वो छोटी थी और उसके पेरेंट्स उसे पिक्चर दिखाने लाया करते थे, उसे उन अच्छे दिनों की याद आती है। चिंग चिंग काफी देर से कुछ नहीं बोल रही होती। ये देखकर शोएन उससे कहता है, हे तुम इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें फोटोज क्लिक नहीं करने क्या अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए?
चिंग चिंग थोड़ी निराश लग रही होती है। उसके बाद वो अपनी जेब से अपना फोन निकालती है और स्क्रीन की पिक्चर क्लिक करने लग जाती है। शोन ये देखकर कहता है, तुम स्क्रीन की पिक्चर क्यों क्लिक कर रही हो? हमें साथ में एक फोटो लेनी होगी। वो उससे उसका फोन ले लेता है और उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करता है। पर फोटो खींचते ही चिंग चिंग उससे दूर हो जाती है। उस फोटो को देखने के बाद शोन थोड़ा उदास होता है और कहता है, अगर तुम्हें फोटो नहीं खिंचवानी तो ठीक है, तो मत खिंचाओ। तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? ऐसे हम फोटो नहीं खींच पाएंगे। उसके ये कहते ही चिंग चिंग उसके थोड़े पास आ जाती है। वो ब्लश कर रही होती है। शोन उसे और पास आने के लिए कहता है और उसे स्माइल करने के लिए कहता है और फाइनली ये लोग एक अच्छी फोटो ले लेते हैं। तभी जो मूवी ये लोग देखने आए थे वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मूवी शुरू होती है शोन सो जाता है। चिंग चिंग अपनी और शोन की पिक्चर को देखती है और फिर वो शोन को सोते हुए देखती है। और क्योंकि अब शोन सो चुका है इसीलिए वो उन दोनों की फोटोज को देखकर स्माइल कर सकती है। वो तुरंत अपना सोशल मीडिया खोलती है और उस फोटो को बिना किसी कैप्शन के पोस्ट कर देती है और अपने अकाउंट से किसी को भी हाइड नहीं करती है। उसकी मॉम जो कि अपनी बिजनेस ट्रिप पर अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही होती हैं, उनके पास नोटिफिकेशन आता है कि चिंग चिंग ने कुछ पोस्ट करा है। वो तुरंत उसके पोस्ट को चेक करती हैं और वो हैरान रह जाती हैं। वो तुरंत चिंग चिंग को कॉल करती हैं पर चिंग चिंग का फोन नहीं लगता। उसकी मॉम तुरंत अपने मैनेजर से कहती हैं, मेरे वापस जाने की टिकट तुरंत बुक करो। उसके फादर भी ये फोटो देख लेते हैं। उन्हें काफी गुस्सा आता है। वो शोन के फेस पर जूम करते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। शोन भाई बच के रहना, फील्डिंग सेट हो सकती है तुम्हारी। चिंग चिंग के डैड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं, एक सुअर मेरी बेटी को चुराने की कोशिश कर रहा है, उसको उसकी औकात दिखानी होगी। आखिर वो मेरी बेटी के साथ घूम कैसे रहा है? चिंग चिंग के डैड शोन को कॉल करते हैं। शोन जो कि थिएटर में सो रहा होता है वो अपने फोन के वाइब्रेशन से उठ जाता है। वो अपना फोन उठाता है। चिंग चिंग अपने डैड का नंबर देख लेती है। वो शोन से कहती है, कॉल को काट दो, ये मेरे डैड है। शोन अपने फोन की तरफ देखता और कहता है, उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे हाँ, मुझे याद आया, वो बैंक के प्रेसिडेंट हैं, वो किसी का भी नंबर निकलवा सकते हैं। तभी शोन को शौक लगता है। वो कहता है, अरे हाँ, तुम्हारे डैड तो प्रेसिडेंट है। और उसके बाद वो काफी खुश हो जाता है और कहता है, शायद से अब वो मुझे अपने पास बुलाएंगे और मुझे 1 मिलियन या शायद से 10 मिलियन देकर कहेंगे, मेरी बेटी से दूर हो जाओ, मैंने ये सब मूवीज में होते देखा है। शोन की ये बात सुनकर चिंग चिंग हंसने लग जाती है और कहती है, सपने देखना बंद करो। शोन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे पैसे ले लूंगा? चिंग चिंग कहती है, तो क्या तुम्हारा पैसे लेने का इरादा है? शोन कहता है, अरे यार, मिलियन तो दूर की बात है, अगर वो मुझे $1000 भी देंगे तब भी मैं दूर चला जाऊंगा। चिंग चिंग ये सुनने के बाद हल्का सा उसे मारती है। उसके बाद वो लोग थिएटर से निकल आते हैं। इन लोगों ने मूवी देख ली होती है और फोटोज भी ले लिए होते हैं। शोन कहता है, अब मैं घर जा रहा हूँ। चिंग चिंग कहती है, तुम डिनर पे नहीं चलोगे मेरे साथ? शोन कहता है, अभी तो मेरा पेट भरा है, वैसे मुझे ये बताओ तुम कौन से कॉलेज जाने वाली हो? चिंग चिंग सोच में पड़ जाती है। शोन कहता है, ठीक है, भूल जाओ मैंने कुछ पूछा, वैसे मैं शंघाई में जा रहा हूँ। चिंग चिंग कहती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। शोन वहाँ खड़ा रहकर उसका वेट करता है। वो इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसे कुछ गेमिंग मशीन दिख जाती हैं। वो उन मशीन्स के पास जाते हुए सोच रहा होता है, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने टैडी निकालने की कितनी कोशिश करी थी ताकि मैं मेंग्याओ को इम्प्रेस कर सकूं, पर मैं बार बार फेल हो जाता था। पर जब आखिरकार मैं सक्सेस हो गया तो उसे उस टॉय से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शोन जो था वो यहाँ पर खड़े होकर एक टॉय को बाहर निकाल लेता है। तभी चिंग चिंग आ जाती है। शोन वो प्लशी उसे दे देता है। वो कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, पर फिर वो वापस ले लेता और कहता है, ठीक है, इसे तुम मत लो। पर चिंग चिंग वो प्लशी उससे छीन लेती है और कहती है, मूवी के पैसे मैंने दिए थे और अब तुमने मुझे प्लशी दे दिया, अब हिसाब बराबर हुआ। शोएन भी कहता है, हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। शोएन चिंग चिंग को उसकी कार में बैठा देता है और उससे बाय बोलता है। मिस वांग जो कि कार के अंदर बैठी होती है वो कहती है, तुम्हारी मॉम का मुझे कॉल आया था, वो आज रात वापस आ रही हैं और शायद से तुम्हारे डैड भी आएंगे। ये सारी बातें सुनकर चिंग चिंग काफी खुश होती है। उसने जो शोएन के साथ फोटो ली थी वो उस फोटो को अपने वॉलपेपर पर लगा लेती है। हम देखते हैं चिंग चिंग की मॉम अपने घर वापस आ चुकी होती है और वो अपने साथ एक गिफ्ट भी लाई होती है। चिंग चिंग भी अपने घर वापस आ चुकी होती है। उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है, चिंग चिंग आखिर ये शोएन है कौन? चिंग चिंग कहती है, मैंने आपको कहा तो था वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये देखिए ये उसने मुझे गिफ्ट दिया है। उसकी मॉम कहती है, क्या हमने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी होने दी है? तुम हमसे इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? चिंग चिंग चिल्लाते हुए कहती है, आपने सही कहा, सब मेरी ही गलती है, अगर मैं पैदा ही ना होती तो ये सब होता ही ना। ये कहकर चिंग चिंग अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। उसकी मॉम को ये देखकर बुरा लगता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुमने पता करा क्या मैटर है? ये शोएन और चिंग चिंग वाला। चिंग चिंग की मॉम उसके डैड पर चिल्लाते हुए कहती हैं, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम उसका बर्थडे भूल गए। उसके डैड कहते हैं, जरा देखो तो बोल कौन रहा है, तुमने उससे कुछ पूछा भी है? उसकी मॉम कहती है, नहीं, वो सीधी तरह से जवाब नहीं दे रही है। उसके डैड कहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, मैं खुद से उस शोएन नाम के लड़के को ढूंढूंगी और उससे इस बारे में बात करूंगी। सीन शिफ्ट होता है शोएन के ऊपर जो कि अपनी शॉप पर होता है।
और वो चैट पर चिंग चिंग से ही बात कर रहा होता है। वो उससे कह रहा होता है, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ डिनर कर लेना चाहिए था, अब मुझे काफी भूख लग रही है। चिंग चिंग भी अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर होती है। चिंग चिंग उसके मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहती है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, अब तुम भूखे ही रहो। खैर फिर भी वो शोएन से पूछती है, अच्छा बताओ मुझे तुम क्या खाना चाहते हो। तभी शोएन को उसकी बॉस बुलाती है, पर फिर भी शोएन फोन में लगा होता है। उसकी बॉस कहती है, तुम्हारे सामने कस्टमर्स हैं, बाद में बात कर लेना। शोएन जल्दी से फोन को छोड़कर कस्टमर्स के पास जाता है। सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के घर पर। उसके बर्थडे का जो केक बचा था। चिंग चिंग मिस वोंग से कहती है, आंटी वोंग आप इस केक को उस बार में पहुंचा दीजिए जहां हम गए थे। ये सुनने के बाद चिंग चिंग के पेरेंट्स कहते हैं, तुम ये केक किसके पास भेज रही हो। चिंग चिंग कहती है, शोएन के पास। ये सुनकर उसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आंट वांग उस केक को लेकर शोएन की शॉप पर आ जाती है। शोएन की बॉस कहती है, देखो तो जरा कौन आया है। आंट वोंग कहती है, हाँ मैं कुछ डिलीवर करने आई हूँ। शोएन कहता है, आंट वोंग आप आ गई। आंट वोंग कहती है, चिंग चिंग ने मुझसे कहा था कि मैं इस केक को तुम तक पहुंचा दूं। ये सुनने के बाद शोएन थोड़ा शॉक होता है और वो कहता है, वो सच में शायद से थोड़ी सी पागल है। ये सब देखने के बाद शोएन की बॉस कहती है, मुझे सच सच बताना तुम दोनों डेट कर रहे हो है ना। शोएन कहता है, आप ये किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने बस उसकी मदद करी थी। मैंने उससे कहा था कि मुझे भूख लगी है, इसीलिए उसने मुझे ये केक भेज दिया। ये सुनने के बाद बॉस हंसते हुए कहती है, मुझसे मजाक मत करो, मुझे यकीन नहीं होता। तभी सीन शिफ्ट होता हमारे वे भाई पे। काफी टाइम बाद दिखा ये लड़का। खैर इस टाइम पर वो कॉफी शॉप पर होता है मैन ग्याओ और उसकी दोस्त के साथ। वे उनसे पूछता है, तो तुम दोनों को मुझसे क्या काम है। मैन ग्याओ कहती है, मुझे बताओ कि आजकल शोएन क्या कर रहा है। वे बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। ये सुनने के बाद मैन ग्याओ की दोस्त कहती है, मैं अब सब समझ गई, वो गरीब हो चुका है इसलिए तुम्हें इग्नोर कर रहा है। वैसे भी लड़कियों के पीछे भागने में पैसे खर्च होते हैं। वह ये सुनकर कहता है, नहीं नहीं तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, वो अपने आने वाले ड्राइविंग टेस्ट के लिए बिजी है, वो हमारे साथ अब गेम भी नहीं खेलता। मैन ग्याओ कहती है, तो वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है शोएन पर, जो कि अपने रूम में बैठा चैट पर चिंग चिंग से बातें कर रहा होता है। वो उसे कल के केक के लिए शुक्रिया बोलता है। चिंग चिंग भी उससे बातें करते हुए उसके रिप्लाई में कहती है, वो केक बहुत ही ज्यादा बड़ा था इसीलिए हम उसे खत्म नहीं कर पाए। तब मुझे समझ आया कि मैं उस केक को तुम्हें भी भेज सकती हूँ। शोएन चैट पर उससे पूछता है, चिंग चिंग तुम्हारे और दोस्त नहीं है क्या। ये सुनने के बाद चिंग चिंग थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब। शोएन कहता है, ऐसा लगता है मैंने सच बोल दिया, कल के केक की वजह से मैं तुमसे अच्छे से बोल रहा था, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। चिंग चिंग कहती है, तुम्हारा शुक्रिया पर इसकी जरूरत नहीं है। शोएन अपने बेड पर लेट जाता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो। चिंग चिंग बोलती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। शोएन कहता है, मैं बस क्यूरियस हूँ तुम्हारे जैसे अमीर बच्चे अपना टाइम पास कैसे करते हैं। वो कहती है कि मैं कॉमिक्स पढ़ती हूँ, क्या तुम्हें भी वो पसंद है। शोएन कहता है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। शोएन कहता है, मैंने जो कॉमिक्स पढ़ी है वो तुमने भी कभी नहीं पढ़ी होंगी। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, आखिर तुम ऐसा क्या पढ़ रहे हो। शोएन कहता है, मैं तो एच मानवा पढ़ता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग उसे ठरकी बोलती है। तभी सीन वापस से वे पर शिफ्ट होता है। वो गुस्से में मेनग्याओ से कहता है, पहले शोएन हर जगह तुम्हारा पीछा किया करता था, पर क्या तुमने कभी उस पर ध्यान दिया है। ये सुनने के बाद मेनग्याओ की दोस्त कहती है, तुम लड़कों को लगता क्या है, अगर तुम हमें अच्छे से ट्रीट करो तो हम तुम्हें हाँ कर देंगे। ये सुनते ही वे कहता है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम्हें उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, पर तुम उसका फायदा उठाती रही, तुम उससे भी बातें करती रही और उसी टाइम पर तुम दूसरे लड़कों के साथ भी फ्लर्ट कर रही थी। आखिर इसमें तुम्हें मजा क्या आता है। मेनग्याओ की दोस्त कहती है, तुम ये क्या क्या कह रहे हो। वे अपनी कॉफी को उठाते हुए कहता है, तुम प्ले गर्ल्स ऐसे ही बात करती हो। तभी हम शोएन के डैड को देखते हैं, जो कि अपनी चाय के मजे लेते हुए न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शोएन आ जाता है। वो अपने डैड से कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके डैड कहते हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी माँ से मांग लो। ये कहकर वो वापस से चाय पीने लगते हैं। शोएन कहता है, असल में मुझे ड्राइविंग स्कूल के लिए साइन अप करना है। ये सुनने के बाद उसके डैड कहते हैं, मुझसे पैसे मत मांगो, मैं बहुत गरीब हूँ। पर तभी शोएन एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, अरे डैड वो बाथरूम की सीलिंग वहाँ पर भी तो शायद पैसे थे और टीवी स्टैंड के नीचे भी पैसे थे। मुझे पता है कि आप पिछले 6 महीनों से पैसे जमा कर रहे हो। ये सुनते ही उसके डैड की चाय गिर जाती है और वो कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता। शोएन बस हंसता है। उसके डैड कहते हैं, ठीक है मैं कल लिविंग रूम के टेबल पर पैसे रख दूंगा। ये सुनने के बाद शोएन कहता है, ये हुई ना बात, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। तभी वापस से सीन वे पर आता है। वो मैन ग्याओ और उसकी दोस्त से कहता है, तुम लोग पागल हो, पता नहीं किस तरह का लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हो। मैन ग्याओ वे से कहती है, शोएन को मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे और मुझे बताओ कि वो कहाँ पर काम करता है। वे उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। वे अपनी बातों में लगा हुआ था। वो सोच रहा था यहाँ की दूध वाली चाय पहले जैसी नहीं रही। मेनग्याओ की दोस्त मेनग्याओ से कहती है, तुम ज्यादा सोचना बंद करो, कॉलेज में और भी क्यूट क्यूट लड़के मिलेंगे। शोएन को तुम्हें खोने के बाद पछतावा जरूर होगा। मेनग्याओ कहती है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो अचानक से क्यों बदल गया। तभी सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग की मॉम के ऊपर, जो कि शोएन के बार के सामने पहुंच चुकी होती है। वो आंट वांग को कॉल करती है और कहती है, मैं उस लड़के के बार के पास आ चुकी हूँ, अगर चिंग चिंग बाहर निकले तो मुझे तुरंत बता देना। ये कहकर वो फोन रख देती है। वो उस बार के अंदर जाने लगती है। वो बार के अंदर जाते ही बॉस को और एक वेट्रेस को देखती है और उस बार के अंदर सिर्फ एक ही लड़का होता है जो कि काम कर रहा होता है। उस लड़के को तुरंत देखते ही चिंग चिंग की मॉम समझ जाती है कि यही लड़का उनकी लड़की का बॉयफ्रेंड है। उसकी मॉम उससे जाकर कहती है, तुम्हारा नाम शोएन है ना। शोएन कहता है, हाँ वो मेरा ही नाम है, पर आप कौन है। वो जाकर एक टेबल के पास बैठने लगती है और कहती है, मैं चिंग चिंग की मॉम हूँ, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं।
शोयन बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ जाता है। बॉस ये सीन देखकर वेट्रेस से कहती है, ये लो आ गई मुसीबत। चिंग चिंग की मॉम कहती है, तो मुझे बताओ तुम मेरी बेटी से कहाँ पर मिले थे? शोयन कहता है, हम एक लेक के पास मिले थे और फिर इस बार में एक बार मिले थे और मैं उससे तीसरी बार उसके बर्थडे पर मिला था। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है, तो तुम बस मेरी बेटी से 3 बार ही मिले हो और तुम लोग अभी से डेट करने लगे? ये सुनने के बाद शोयन कहता है, आंटी आप अपनी खुद की बेटी को नहीं जानती क्या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि एक लड़के से 3 बार मिलने के बाद वो उसे डेट करने लगेगी? चिंग चिंग की मॉम शोयन को देखने लगती है। उनकी आंखें सरप्राइज से भरी होती हैं। शोयन उनसे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। खैर तभी अचानक से चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, मुझे बताओ तुम कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो? शोयन कहता है, मैं शंघाई में जाना चाहता हूँ, जो कि स्कूल ऑफ फाइनेंस है। ये सुनने के बाद चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, तुम एक आम लड़के हो, तुम्हारे लिए फाइनेंस चुनना एक स्मार्ट चॉइस नहीं है। ये सुनने के बाद शोयन कहता है, मेरा गोल है बहुत अमीर बनने का। ये सुनने के बाद चिंग चिंग की मॉम के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है और वो अपने मन में कहती है, इसकी हाइट भी अच्छी है और इसका फेस भी और इसकी पर्सनैलिटी भी। अगर ये सच में अपने सपनों को पूरा कर लेता है तो शायद से मैं हाँ कर दूं। खैर आगे वो शोयन से कहती हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेम करने नहीं आई थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम चिंग चिंग के दोस्त हो तो, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लाइंस को क्रॉस नहीं करोगे। तुम एक स्मार्ट बच्चे हो, तुम्हें पता होगा मेरा क्या मतलब था इससे। शोयन कहता है, फिक्र मत करिए आंटी, मैं सब समझ गया। चिंग चिंग की मॉम अपना फोन उठाती है और कहती है, क्या हम एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर सकते हैं? शोयन हाँ कर देता है। उसके बाद वो उस म्यूजिक बार से निकल आती है। वो अपनी कार में बैठी होती है और काफी ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है वे पर, जो कि अपने घर पर बैठा गेम खेल रहा होता है। असल में वो कॉल पे शोयन से बात कर रहा होता है। शोयन दूसरी तरफ से कहता है, वे चलो चलते हैं कल ड्राइविंग स्कूल के लिए साथ में साइन अप करते हैं। ये सुनने के बाद वे कहता है, इतनी जल्दी? शोयन कहता है, जितनी जल्दी हम ये कर लेंगे उतनी ज्यादा हमारी टेंशन कम होगी। वे कहता है, ठीक है मैं अपने पेरेंट्स से पूछकर बताता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के घर पर। वो कुछ खा रही होती है, तभी उसकी मॉम आती है। वो अपनी बेटी से ऐसे ही कुछ बातें करती हैं। फिर आगे वो उससे पूछती हैं, तो तुम्हें कौन से कॉलेज जाना है, तुमने चूज करा? चिंग चिंग कहती है, मैं शंघाई में जा रही हूँ। ये सुनने के बाद उसकी मॉम अपने मन में कहती हैं, ये तो वही कॉलेज है जिसमें वो लड़का शोयन जा रहा है। वो अपनी बेटी से दोबारा पूछती हैं, क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है? चिंग चिंग बालकनी की ओर जाते हुए कहती है, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। हम वे को देखते हैं जिसको लेने के लिए शोयन आया होता है अपनी स्कूटी पर। वे उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? जल्दी पीछे बैठ जा, हमें चलना भी है। वे बताता है कि उसके डैड ने उसे 2800 युआन दिए हैं। शोयन बताता है, मेरे डैड ने मुझे 3500 दिए हैं। तेरे और मेरे पैसे मिलाकर 700 तो हो ही जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप होने वाला है मिलियनेयर बनने की ओर। वो लोग हंसते हुए जा रहे होते हैं। आगे ये लोग ड्राइविंग स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ का कोच कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। वो उन दोनों से कहता है, पहले जाओ और रास्ते की फील लेकर आओ। वे पहले गाड़ी में बैठता है और टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। शोयन पीछे वाली सीट पर बैठा होता है। वे कार ऑन करते हुए बोलता है, हे शुयन तू ट्राई करना नहीं चाहेगा? शुयन कहता है, नहीं मेरे लिए ड्राइव करना इजी है। ये सुनने के बाद कोच कहते हैं, बच्चे चीजों को देखना और उन्हें खुद से ट्राई करना अलग होता है। ये सुनने के बाद शुयन कहता है, अंकल क्या आपने लॉन्च कंट्रोल और ड्रिफ्टिंग के बारे में सुना है? ये सुनने के बाद वे और वो कोच दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कोच हंसते हुए कहता है, बच्चे बकवास बंद करो और हमें दिखाओ अगर तुम ये सच में कर सकते हो तो। वो कोच कहता है, ये लो चाबी और ट्राई करना चाहोगे? शुयन कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो वे ड्राइवर की सीट से उतरो, मुझे ट्राई करने दो। शुयन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। वे काफी चिंता में होता और कहता है, शुयन क्या तुम सच में ये कर लोगे? तुम हमें ठोक तो नहीं दोगे ना कहीं? शुयन कहता है, रिलैक्स कर यार, तुझे पता तो है मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालता मजे के लिए। चलो अंकल अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लॉन्च कंट्रोल। वो कोच कहता है, अगर तुमने रिवर्स में पार्किंग कर ली तो तुम यहाँ पर आकर कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। शुयन कार को ऑन करता है और एक ही ट्राई में रिवर्स पार्किंग कर लेता है, जिसे देखकर वो कोच हैरान रह जाता है और वे भी। वो उससे कहता है, शुयन क्या तुम छुप छुप कर कार चलाना सीख रहे थे? शुयन कहता है, नहीं यार मुझ में बस नेचुरल टैलेंट है। ये कहकर वो दोनों टेस्ट देकर बाहर आ जाते हैं। वे अभी तक हैरान होता और कहता है, तुमने साइन अप करते ही रिवर्स पार्किंग कर ली, तुम कमाल के हो यार। अगर तुम पास हो गए और मैं फेल हो गया तो ये काफी शर्म की बात होगी। शुयन कहता है, अरे नहीं यार तुम भी पास हो जाओगे और फिक्र मत करो, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे मेरे सामने एम्बेरस होने के। तभी शुयन को किसी को कॉल आता है। वो कॉल को उठाता है और कहता है, कौन बोल रहा है? और वो कॉल असल में चिंग चिंग के फादर का होता है। शुयन उनसे कहता है, अंकल मेरी पहले ही चिंग चिंग की मदर से बात हो चुकी है, क्या आपको किसी और चीज के बारे में बात करनी है? तभी चिंग चिंग के फादर कहते हैं, क्या तुम आज शाम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे बस अपना एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें लेने के लिए एक ड्राइवर को भेज दूंगा। शुयन उन्हें बता देता है कि वो ड्राइविंग स्कूल में अभी, और ये कहकर वो फोन रख देता है। वे उससे आकर पूछता है, किसका फोन था भाई? शुयन कहता है, अरे मेरे होने वाले ससुर जी का। ये सुनते ही वे हैरान हो जाता है और कहता है, तुम सच में उस लड़की को डेट कर रहे हो? शुयन वे से कहता है, यार तुम खुद से ही घर चले जाना, असल में मुझे कहीं और जाना है। सीन शिफ्ट होता है चिंग चिंग के फादर के ऑफिस में। शुयन वहाँ पर आया होता है। वो शुयन से बैठने के लिए कहते हैं। शुयन कहता है, अंकल चैन मेरे और आपकी बेटी के बीच क्या चल रहा है? मैं वो सारी चीजें उसकी मॉम को समझा चुका हूँ। चिंग चिंग के डैड कहते हैं, मेरी बेटी ने डिसाइड करा कि वो शंघाई म्यूजिक एकेडमी जाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अलग कॉलेज को चूज करो, पर इस बात पर शुयन मना कर देता है। चिंग चिंग के डैड कहते हैं, इतनी जल्दी ना मत बोलो, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो जब तुम ग्रेजुएट हो गए तो मैं एक अच्छी सी जॉब तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा। शुयन को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आता और वो उठकर कहता है, बस
क्योंकि मैं उस कॉलेज में जा रहा हूँ जिसमें आपकी बेटी जा रही है। आप चाहते हो कि मैं अपना कॉलेज बदल लूं? अंकल चंद, क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? आपकी बेटी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। हमारी तो जल्दी एक दूसरे से बात होना भी बंद हो जाएगी। पहले मैं हमेशा उस तरह जीता था जैसे लोग कहते थे, पर अब मैं एक अलग जिंदगी जीना चाहता हूँ। अब अगर कोई मुझे कोई काम करने को मना करता है तो मेरा उस काम को करने का और मन करता है। ये कहकर शोएन जाने लगता है। वो जाते जाते कहता है, आप जब भी लोगों से बात करते हो तो क्या आप खुद को उनसे अपर लेवल का समझते हो, या तो सिर्फ ये तब होता है जब आप मेरे जैसे किसी से बात कर रहे हो। ये कहने के बाद शोएन यहाँ से चला जाता है। अंकल चेन सोच में पड़ जाते हैं। वो तुरंत चिंग चिंग की मॉम को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने उस लड़के से बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चीजों को और खराब कर दिया। चिंग चिंग की मॉम उनसे कहती है, मैंने पहले ही कहा था वो आम लोगों जैसा नहीं है। तुम उससे खुद से बात करना चाहते थे, है ना? और अब तुमने कर ली और देखो क्या हो गया। अब तुम अपनी बेटी से क्या कहोगे? ये कहकर वो कॉल काट देती है। चिंग चिंग अपने घर पर बैठी गिटार बजा रही होती है। तभी उसके फोन पर शोएन का मैसेज आता है और उस मैसेज में वो कहता है, क्या तुम आज बार में आओगी? मेरा आज गिटार बजाने का मन कर रहा है। चिंग चिंग कहती है, मुझे टाइम बताओ। शोएन कहता है, मैं म्यूजिक बार में 11 बजे तक रहूंगा। अगर तुम आती हो तो मैं ओरिजिनल सॉन्ग बजाऊंगा तुम्हारे लिए। ये सुनते ही चिंग चिंग थोड़ा हैरान होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, ओरिजिनल सॉन्ग? उसके बाद वो उसके मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। शोएन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चिंग चिंग काफी खुश लग रही होती है। तभी से ही शिफ्ट होता है बार में। चिंग चिंग अपने गिटार के साथ वहाँ आ जाती है। शोयन उसे देखने के बाद कहता है, तो तुम आ गई, जहाँ मन चाहे बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारे कप से पानी नहीं पीऊंगा। ये सुनने के बाद चिंग चिंग ब्लश करने लगती है। आगे वो उसे पानी लाकर देता है और उसके सामने बैठकर कहता है, चिंग चिंग पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। मेरी तुम्हारे डैड से बात हुई थी आज शाम में। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही थी जिससे मुझे काफी गुस्सा आया था। मैंने तुम्हें आज इनवाइट इसलिए किया ताकि मैं उन्हें गुस्सा दिला सकूं। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, कोई ना, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। उसके बाद चिंग चिंग कहती है, तुमने कहा था कि तुम एक ओरिजिनल सॉन्ग प्ले करोगे मेरे लिए। शोएन उठता है और हंसता है और उससे गिटार मांगता है। तभी यहाँ पर चिंग चिंग की मॉम आ जाती हैं। वो इधर उधर देखने लगती हैं। शोएन जाकर स्टेज पर बैठ जाता है और सबसे कहता है, मैं अब एक ओरिजिनल सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। ये गाना होने वाला है अगर एक दिन मैं रिच बन गया तो। चिंग चिंग की मॉम उसके पास आकर बैठ जाती हैं। ये सुनने के बाद चिंग चिंग हंसती है। उसके बाद शोएन गाना शुरू करता है। वो उस जगह पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सारे कस्टमर्स को वो गाना सुनकर अच्छा लग रहा होता है। उस म्यूजिक बार में हर कोई एंजॉय कर रहा होता है। शोएन भी अपने सारे इमोशंस के साथ गाना गा रहा होता है। हर किसी की नजरें उसकी तरफ होती हैं। शोएन गाना खत्म करके चिंग चिंग और उसकी मॉम के पास आते हुए कहता है, देखा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ। चिंग चिंग उसकी तारीफ करते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारा वो ओरिजिनल गाना काफी अच्छा था। चिंग चिंग की मॉम कहती है, मैं इसके डैड की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। शोएन कहता है, कोई बात नहीं, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी उनके ही जैसा कुछ करता। वो चिंग चिंग की मॉम को भी पानी देता है और कहता है, मुझे बस उनके बात करने का रवैया पसंद नहीं आया। वो ऐसे एक्ट करते जैसे वही सबसे ऊपर है, पर सोने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। चिंग चिंग की मॉम शोएन से उसके सपने और उसके गोल्स के बारे में पूछती हैं। शोएन एक्साइटेड होकर कहता है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मेरा मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। ये सुनने के बाद चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, बहुत सारे से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कितने पैसे कमाना चाहते हो? शोएन कहता है, इतने पैसे कि आपके जो एक्स हस्बैंड है उन्हें मुझसे कोई दिक्कत ना हो। उसकी मॉम कहती है, क्या पैसे तुम्हारे लिए इतने मैटर करते हैं? शोएन कहता है, गरीबों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स पैसे ना होने की वजह से आती है और आजकल तो चीजें और खराब है। उसकी मॉम कहती है, कैसी चीजें खराब है? शोएन शर्माते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब था जैसे शादी के रिश्ते आना और तुम्हें लड़की वाले रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि तुम कम पैसे कमाते हो। ये सुनकर चिंग चिंग की मॉम हंसने लगती है और वो कहती है, तो तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा आदमी किसे कहते हैं? उसके पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? शोएन कहता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक बंदा है जो कि KFC से $50 का खाना खाना चाहता है। उसके हिसाब से वो खाना बहुत ही महंगा है, पर अगर वही खाना उसकी वाइफ या फिर उसकी बच्ची मांगे तो वो बिना सोचे समझे उन्हें वो खिलाएगा। एक अच्छा आदमी ये होता है। ये लोग काफी देर तक आपस में बातें करते हैं, इतनी देर तक कि ये लोग टाइम देखना भी भूल जाते हैं। आखिर में शोएन इन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। चिंग चिंग की मॉम को धीरे धीरे शोएन पसंद आने लगता है। वो उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करने लगती है। वो शोएन से कहती है, तुम्हारे साथ बात करके काफी अच्छा लगा। अगर कभी चिंग चिंग तुमसे दोबारा मिलना चाहेगी तो फिक्र मत करो, मैं उसके साथ नहीं आऊंगी। शोएन कहता है, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग और उसकी मॉम कार में जाकर बैठ जाते हैं। शोएन खिड़की पर कहता है, चिंग चिंग तुम अपना गिटार बार में ही भूल गई। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, तुम उस गिटार को रख सकते हो कुछ दिनों के लिए, पर हाँ मुझे वापस देना मत भूलना। वो उसे बाय बोलती है। शोएन कहता है, ठीक है फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा अगली बारी का जब हम मिलेंगे। खैर उसके बाद उनकी कार यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर शोएन की बॉस आती है और वो कह रही होती है,
लगता है ये एक रोम कॉम की शुरुआत है। शोएन उनकी तरफ देखता है। बॉस हंसते हुए कहती है, तुम अपनी सासू माँ से 2 बार मिल चुके हो और अभी भी नाटक कर रहे हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी प्यारी चिंग चिंग पसंद नहीं। ये सुनने के बाद शोएन कहता है, अगर आप खूबसूरती को प्रायोरिटी बनाकर ये सब चीजें कह रही हैं तो ऐसे तो मैं आपको भी पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद बॉस हंसने लगती है और कहती है, जाओ अपना गिटार पकड़ो और अंदर जाकर गाना गाओ। सीन शिफ्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट पर। वे गाड़ी चलाना सीख ही नहीं पा रहा होता। वो गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा होता है। कोच भी उस पर काफी गुस्सा करता है। आखिर में वो गाड़ी से उतर जाता है और कहता है, मुझे काफी अनोइंग लग रहा है, मैं कभी दोबारा तेरे साथ ड्राइविंग सीखने नहीं आऊंगा। मेरा सारा मोटिवेशन तेल लेने चला गया। शोएन कहता है, अरे यार तुम कितने बेकार हो इस चीज में। तभी वे शोएन से पूछता है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है। शोएन कहता है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उसके बाद शोएन अपनी जॉब पर आ जाता है। वो वहाँ पर अपना फोन निकालता है। वहाँ पर वो ग्रुप चैट चेक करता है जिसमें स्कूल का एक स्टूडेंट कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि शोएन का टेस्ट भी काफी अच्छा गया है, पर क्या वो इंग्लिश में पास हो पाएगा। अगर कोई कॉलेज उसे लेता है तो मैं लाइव स्ट्रीम पर आकर टट्टी खाऊंगा। सब लोग बेसिकली शोएन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर वे अकेला शोएन की तरफ से बोल रहा होता है और कह रहा होता है, शोएन के अच्छे नंबर्स आएंगे। वे में और बाकी के स्टूडेंट्स में बहस शुरू हो जाती है। वे अकेला शोएन की तरफ से लड़ रहा था। शोएन इन लोगों को बातें करते हुए देखता है और वो अपने मन में कहता है, ये लोग कितने ज्यादा चाइल्डिश हैं। वो ग्रुप चैट को बंद कर देता है और अपने मन में कहता है, कल रिजल्ट आ जाएंगे। वो चिंग चिंग को मैसेज करता है और कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से कॉलेज जाने वाली हो। चिंग चिंग बताती है वो शंघाई जाने वाली है। इनकी ऐसे ही थोड़ी बात होती है। चिंग चिंग उससे कहती है, मेरे गिटार के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। शोएन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसका ट्रेजर जैसे ध्यान रखूंगा। यहाँ तक कि मैं उसे गले लगा लेता हूँ जब भी मैं सोता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग उसे ठरकी बोलती है। शोएन हंसता है और कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी ना गले लगा रहा हूँ जो तुम मुझे ठरकी बोल रही हो। चिंग चिंग कहती है, बकवास बंद करो। उसके बाद चिंग चिंग कहती है, तुमने जो सॉन्ग लिखा था क्या तुम मुझे उसके लिरिक्स भेज सकते हो। शोएन कहता है, ठीक है, पर कॉपीराइट ना पाने के लिए आपको 10,000 देने पड़ेंगे। चिंग चिंग कहती है, ठीक है, हमारी डील रही। इनका ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक चलता है, पर जो अपना शोएन होता है वो सच में अपना अकाउंट नंबर भेज देता है, मतलब कॉपीराइट के पैसे लेने के लिए। वो असल में मजाक कर रहा होता है। उसे लगता है कि चिंग चिंग पैसे नहीं भेजेगी, पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट पर मैसेज आता है, 10,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। ये देखने के बाद शोएन अपने मन में कहता है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है और इसके पास पैसे भी हैं। चिंग चिंग कॉमिक्स पढ़ने लगती है। शोएन उसे अपने गाने के लिरिक्स भेज देता है। वो कहती है, अच्छा काम करा, अब तुम जा सकते हो। और वो वापस से कॉमिक्स पढ़ने लगती है। उसकी मॉम चिंग चिंग को मुस्कुराते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है, क्या ये लड़की सच में सीरियस है। तभी सीन शिफ्ट होता है शोएन के घर पर, जहाँ उसकी मॉम बार बार घड़ी को देखे जा रही होती है और कहती है, टाइम बस होने ही वाला है। आखिर ये शोएन अभी तक उठा क्यों नहीं है। शोएन के डैड कहते हैं, वो कल रात घर लेट आया था। उसकी मॉम उसके डैड को उसे उठाने के लिए भेजती है और बार बार घड़ी को देखे जा रही होती है, पर अभी तक शोएन उठा नहीं होता है। उसके डैड वापस आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, आखिर वो कर क्या रहा है, अगर उसके नंबर्स अच्छे नहीं आए होंगे तो वो गया। शोएन के डैड कहते हैं, उसकी एडमिशन टिकट टेबल पर रखी है, हम उन्हें खुद भी तो चेक कर सकते हैं। शोएन की मॉम थोड़ा गुस्सा तो होती है, पर फिर वो खुद से रिजल्ट चेक करने के लिए मान जाती है। शोएन के डैड लैपटॉप पर बैठकर उसका रिजल्ट चेक करने लगते हैं। शोएन की मॉम उसका रोल नंबर बता रही होती है। उसके डैड ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं। तभी यहाँ पर उठकर शोएन आ जाता है। वो पीछे से कहता है, तो क्या आप लोगों को मेरा रिजल्ट मिल गया। उसकी मॉम कहती है, वही ढूंढ रहे हैं, क्या ये इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। शोएन अपना फोन निकालते हुए कहता है, एक सेकंड रुकिए, मैं अपने फोन पर चेक करता हूँ। और जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है तब उसका रिजल्ट उसके फोन पर आ जाता है और शोएन का स्कोर आया होता 558, जिसे देखकर उसकी मॉम कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। उसके इंग्लिश के नंबर्स देखकर उसके डैड इतने शॉक हो जाते हैं कि वो कहते हैं, क्या तुमने इंग्लिश में चीटिंग करी थी। शोएन हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं बस लकी था, मैंने हर एक चीज सही गेस करी थी। शोएन का जो रिजल्ट होता है वो टॉप टियर होता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। शोएन की मॉम कहती है, जल्दी से इसके ग्रैंडपा और इसकी ग्रैंडमा को कॉल करिए और उन्हें ये खुशखबरी बताइए और बाकी सारे रिलेटिव्स को भी। शोएन कहता है, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मैं टॉप ग्रेड लाने वाला हूँ। शोएन अपना फोन चेक करता है। उससे वे का मैसेज आया होता है जो कि उसे बताता है कि उसे 507 नंबर्स मिले हैं। वो शोएन से उसका रिजल्ट पूछता है और जब वो शोएन का रिजल्ट सुनता है वो हैरान रह जाता है। वो शोएन से कहता है, सच में तुम्हारे इंग्लिश में 125 कैसे आए। तुमने पक्की बात है चीटिंग करी होगी। तुम्हारे 558 आए, तुम सच में एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो। वे शोएन के लिए खुश होता है। उनकी स्कूल की ग्रुप चैट में काफी शोर मच रहा होता है। वे अपने मन में कहता है, अभी तो मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो मैं शोएन का रिजल्ट बताकर वो ग्रुप चैट में शोएन का रिजल्ट सेंड कर देता है और उसका रिजल्ट देखने के बाद पूरी की पूरी चैट क्रेजी हो जाती है। वो चैट फुल ऑफ रिएक्शन से भर जाती है। सब लोग शोएन की तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम मेनग्याओ को देखते हैं जो कि अपने फोन पर उसी ग्रुप चैट को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। शोएन ने 558 स्कोर किया है। वो लड़का पहले मेरे पीछे पागल था और मैं उसे अटेंशन भी नहीं देती थी। आखिर ये सब कब चेंज हो गया, आखिर क्यों, वो मुझे छोड़ने के बाद और बेटर कैसे हो गया। ये कहते वक्त मेनग्याओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने फोन को वापस से अपनी पॉकेट में रख लेती है और वो गहरी सोच में डूब जाती है।